सो विदाउट यू दिल खोल सच बोल मन की गिरह को be the soul without you soul without you। हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रीति पांडे और मैं आ गई हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में, जिसका कनेक्शन है एक सच्ची कहानी से। जिनसे मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ वो कोई सेलिब्रिटी तो नहीं है, पर मैं कहूँगी कि सेलिब्रिटी से बढ़कर हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के खुद ही एक हीरो बन चुके हैं। बहुत लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। इस चीज़ ने उनको अपने लाइफ में पर्पस दिया। जिस चीज़ को उन्होंने परस्यू किया, आज उसी चीज़ को लेकर वो पता नहीं हजारों या शायद लाखों लोगों को मोटिवेट करते जा रहे हैं। जिंदगी के पन्ने जब खुलते हैं तो वो खुद बोलते हैं, तब अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। जो एहसास होता है उन पन्नों में, वो खुद ही सब कुछ सामने रख देता है। गिरकर संभलना ही कहानी बन जाती है, और दर्द जब जीत जाए तो इंसान बन जाता है। चलिए आइए मिलते हैं एक ऐसे ही शख्स से और उनके सफ़र पर आज उनके साथ चलते हैं। हमारे गेस्ट एडवोकेट अमित। हाय अमित। मैम नमस्कार, आपका धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि हम मिलेंगे, और मिलेंगे तो इतनी जल्दी मिलेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो आपने टाइम निकाल लिया, वाह। कल दिल्ली में एक प्रोग्राम था तो मैंने सोचा आपसे भी मुलाकात करते हैं। ओह वाओ, नाइस, थैंक यू सो मच। तो अमित, वहाँ से शुरू करें। एक्चुअली आपको बहुत लोग जानते हैं बिकॉज आप जोश टॉक्स में भी गए हैं और आप बहुत सारे टॉक शो में गए हैं। आप बोलना शुरू करते हैं तो आप मोटिवेट करते हैं, जो मैंने देखा है आपके बारे में। पर जनता है ना, उनको बेसिक से शुरू करते हैं। तो आपका पूरा नाम क्या अमित? मेरा पूरा नाम अमित चौधरी है। अमित चौधरी। और मैं बागपत के गांव किरठल का निवासी हूँ। अच्छा, बागपत, वाओ। और जन्म आपका वहीं हुआ? हाँ, मेरा जन्म वहीं हुआ। और आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में वर्तमान में माता पिता है और बड़े भाई बाहर रहते हैं। बाकी सबकी शादी हो रही है। और जब आपने जन्म लिया था तब आप कैसे थे? बचपन में आप कैसे थे? लोग क्या कहते हैं कि अमित कैसा था? शरारती था कि शांत था? जैसे अभी आप धीर गंभीर लग रहे हैं। बचपन में तो बच्चे सभी शरारती होते हैं। और वो बचपना ही उसे इसलिए तो बोलते हैं कि बचपना जिद बचपन में जो आदमी जिद करता है, तो बचपना मेरा थोड़ा शरारत रहा, लेकिन बचपना ही रहा शरारत। जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो अगर अभी मैं बोलूं कि पास्ट में कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? अगर पीछे से शुरुआत की बात आप करते हो तो वो जो बचपन के दिन थे, गलियों में बैठने के दिन थे, आइसक्रीम खाने के थे, जितने आइसक्रीम वाले आ रहे सबसे ले लेनी थी। चाहे एक घंटे पहले हमने आइसक्रीम खाई, अगर दूसरा आया तो दूसरे से भी चाहिए। तो वो सबसे इंटरेस्टिंग दिन थे, राइट? अपनी याददाश्त के मुताबिक मुझे याद आता है। तो पहले, अब तो चीज़ें पैसे की आती है कि पैसे दिए खरीद ली। पहले सब कुछ, जैसे कुछ गाँव में कोई बेचने वाला आता था, अनाज से बहुत कुछ मिलता था, तो गिलास लिया, अनाज दिया और आइसक्रीम खाई। तो ये वाह। अब तो आइसक्रीम खाने भी ऐसे जाते हैं जैसे पता नहीं क्या कितनी खूबसूरत उसका वो होता। पहले एक लकड़ी के डब्बे में आता था, अखबार उस पर चिपके रहते थे और वे 1 रुपए की 2 आती थी और 1 गिलास अनाज की। तो वाह, कितना सुंदर। और फिर अमित, आप कौन से क्लास में थे जब आपको आपका टर्निंग पॉइंट आया? बीए सेकंड ईयर का छात्र था। बीए सेकंड ईयर में थे आप? अच्छा, बीए सेकंड ईयर का छात्र था। क्या उम्र थी आपकी? 18 साल। अच्छा, 18 साल के थे आप। 19 का हुआ नहीं था मैं, 18 से ऊपर था। और तब कैसे थे? मतलब 18 साल तक की आपकी जिंदगी कैसी रही? मस्त? नहीं, मस्त नहीं कह सकते आप। जैसे बचपना मेरा रहा, बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरे दोनों
पैर जल गए, हम्म काफी जले, हम्म लेकिन फिर बाद में काफी उपचार के बाद ठीक हुए। उसके बाद फिर जिंदगी और आगे बढ़ी। 5 साल की बात करो, 5-6 साल, 5 तब वर्ष हुआ का था था ऐसा? जब हुआ। खेल रहे थे आप कुछ ऐसे? हाँ हाँ, ऐसे ही खेलते हुए हुआ था। हम्म उसके बाद जब जिंदगी और ऊपर बढ़ी हम्म और आर्मी में की मैंने जो शुरुआत करी, तैयारी करी, जैसे आर्मी में मेरी जाने की इच्छा थी और मैंने कभी दूसरी चीज़ मन में नहीं रखी। आज जो मैं काला कोट, ये न्याय का प्रतीक है जो आपके सामने मैं धारण किए बैठा हूँ, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन फिर मुझे एक समय यह आया कि अब इसकी ज़रूरत है, तो मैंने फिर ये सब चीज़ें, ये हादसा ऐसा हुआ कि उसने सब कुछ चेंज कर दिया, रास्ते भी और मंजिल भी। तो आर्मी वाला जो लाइफ था आपका, मतलब जो आपको आर्मी में जाना था, राइट? जी जी। तो उसके लिए आपने कुछ किया 11-12 के बाद, कोई एग्जाम? जब मैं BS फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया आर्मी में, एक इच्छा थी, दृढ़ संकल्प था, तो मैंने NCC में B प्रमाण पत्र प्राप्त किया BA फर्स्ट ईयर में। उन दिनों NCC 2 वर्ष का कोर्स हुआ था, अब तो 3 वर्ष का कोर्स दोबारा से, पहले भी 3 का ही था, बीच में 2 का हुआ, फिर 3 का हो गया। तो इत्तेफाक से जब मैं NCC में मैंने प्रवेश लिया, तो 2010 में मैंने बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया और 2011 में मैंने C प्रमाण पत्र प्राप्त किया। अब तो आर्मी में जाने के लिए अग्निवीर के तहत 3 साल के लिए वो हुआ है, और आर्मी में जाने से पहले रजिस्ट्रेशन भी होता है कि ये सब अंदाज़ा रहता है कि भीड़ कितनी आएगी। पहले तो ओपन भर्ती होती थी, सहारनपुर में हुई, मेरठ हुई, बाबूगढ़ हुई, आसपास सब ओपन भर्ती होती थी, सब अपने प्रमाण पत्र लेकर वहाँ पे जाते थे। तो जिसका NCC में सी प्रमाण पत्र होता है उसे स्टाफ में दौड़ाया जाता है, उसे भीड़ में दौड़ाया जाता। जो GD में एग्ज़ाम होता है उसका एग्ज़ाम भी माफ था। जब वो एग्ज़ाम में तो बैठना होता था, लेकिन उसका स्टैम्प लगा देता NCC C प्रमाण पत्र। तो आप ये कह सकते हो कि वो एक प्रकार से कंफर्म था वो, कुछ दिनों बाद जब आर्मी का वो चीज़ होने वाली थी। अच्छा। तो सपना लास्ट पायदान पे जाके मैं फिसला, वो आवास है आज। तो अब आप मुझे बताइए फिर कि क्या जब वो दिन के बारे में हम बात करें? हाँ, वो 12 अक्टूबर 2011 का दिन है। अच्छा। और उस दिन शुरुआत मेरी दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौत से हुई थी। कॉलेज गया, बहन का फ़ोन आया कि भाई, इत्तेफाक नॉर्मल फ़ोन आते हैं, जैसे कई बार आ चुके थे फ़ोन। आपकी छोटी बहन? नहीं, बड़ी है, बड़ी बहन। मैं उस बात को टालता रहा, लेकिन वो समय ख़राब ऐसा आया कि मैंने उसकी बात मान ली। मैं वहाँ पे नॉर्मली गया। क्या बोल रही थी बहन? कहाँ आने के लिए कह रही थी? गाँव में जैसे मिलने के लिए। अच्छा, कि मिलने आ, मुझसे मिलने आ। हाँ, अच्छा, कई बार फोन उसके आया। ससुराल? हाँ जी। जी। जब मैं उस गांव में पहुंचा, उस गांव में 1 लाख का नामी चर्चित अपराधी था, पहले से 1 लाख का नाम था यूपी सरकार से। और उसने उन दिनों वहाँ 2 पुलिस वालों पे हमला, गांव से 5-7 किलोमीटर की दूरी पे एक नहर है, नहर पे अपने पुलिस वाले बेचारे ड्यूटी कर रहे थे अपनी, उन पे वार करके उनकी हत्या करके उनकी राइफलें लूट ली उसने। अच्छा। अब वो इतनी हाईलाइट हुई घटना, 3 लोग भी घटना करने वाले में थे, 17 लोगों पे मुकदमा चला। अच्छा। जिसमें से जिसने ये घटना की थी उसका एनकाउंटर हो चुका, वो मारा जा चुका। अच्छा। बाकी 17 लोगों पे मुकदमा चला, जो निर्दोष थे वे बरी हो गए। ये सब चीज़ें। और गांव में मेरी कोई हुलिया नहीं जानता था, मेरी कोई शक्ल नहीं जानता था, मेरी कोई उम्र नहीं जानता था, मेरा कोई वास्ता मतलब भी नहीं था। रात में ऐसे में शामिल किया था कि वापसी करना बहुत टेढ़ी खीर था। तो आप जैसे गए वहाँ पर, तो उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पे मैं उस गांव में गया, मैं अपने गांव में वापस आ गया। 12 अक्टूबर को गया था, 24 अक्टूबर को मुझे पुलिस ने उठाया था। घटना स्थल क्या बोला कि आपने क्या किया? बोला कुछ नहीं, राइफलें पूछी उन्होंने, तो उन्हें ये लगा। तो आपका नाम किसी ने दे दिया?
नहीं, जिस घर में मेरी बहन है वे सब लोग उठाए हुए थे। अच्छा। वो गांव छोटा सा गांव है। एक अनजान शख्स किसी गांव में आता है, उस दिन घटना हो जाती है। मेरा गांव भी चर्चित गांव है किरठल। मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ। घटना स्थल की मेरी कोई लोकेशन नहीं है, लोकेशन है मेरी उनके घर की। तो उस लोकेशन और संदेह के दायरे में मुझे उठा लिया। फिर बाद में उठाने के और छोड़ने के बीच में क्या व्यवस्था होती है उसकी भी डिमांड आई। अच्छा। तो वो डिमांड में पाया। पैसे मांग रहे थे? हाँ। अच्छा, कितना मांग रहे थे? इसलिए पूछ अब रही हूँ तो क्योंकि अब तो मैं सच बात बताऊं, उस हाँ। अमाउंट के बारे में सोचूं भी तो वो आज ऐसा लगता है कि शायद 2 लाख रुपए बहुत होते थे उस टाइम। अच्छा, बिल्कुल और होते आज हैं, भी कैसे होते हैं। नहीं होते हैं, आज भी होते हैं। आज भी होते हैं जिसके पास नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। जिसके जिसके पास नहीं है उसके लिए बहुत होते आज भी हैं। बहुत कुछ है। तो हमारे हाँ। पास नहीं थे, हमारे लिए तो वो बहुत बड़ा अमाउंट था। दूसरा मैं तो उनकी उसमें था, हिरासत में। बाकी परिजन इतने भयभीत थी कि वे वहां तक जा ही नहीं पाए, संपर्क नहीं कर पाए। 24 अक्टूबर से उठाया हुआ था। 3 नवंबर तक जो टॉर्चर थी, जो मानवता की सारी हदें पार होनी थी, वो सब मेरे साथ हो रही थी। मार रहे थे, गलवा रहे थे। हाँ, मुझे उन्होंने करंट भी लगाया, पैर बांध के डंडी भी बजाई उन्होंने काफी। मतलब वो ये चाहते हैं कि बस हाँ बोल दे। जितना 3rd डिग्री में दे सकते थे उन्होंने दिया। और लास्ट में राइफल वही तो आदमी बताएगा जिसने लूटी हो। जब राइफल का मुझे मालूम ही नहीं तो मुझे 1 महीना पिटाई कर लो। जब पैसे नहीं मिले और ना कोई मेरे अंदर बात थी तो जेल भेज दिया। उसका परिणाम ये हुआ, 12 साल में मैं कहते हैं ना कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। 12 साल मेरा संघर्ष बेशक रहा हो, लेकिन आंख में आंख डाल कर जिस न्यायालय में कभी अपमान हुआ था उसी न्यायालय से बाइज्जत बरी हो गया वकील बनकर। वाह। तो जब आपको जेल लेके गए, जब आपको टॉर्चर करा, वो जो आप बोल रहे हो 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक, तो तब आप उसके बाद आपकी बेल हुई नहीं हुई? कभी भी हुई? कुछ दिनों के लिए हुई? लगभग 2.5 साल बाद में बाहर आया। बेल मिला? इलाहाबाद हाई कोर्ट से। अच्छा। 2 साल 4 महीने 16 दिन, कुल मिला के 862 दिन। 862 दिन गिन लिए थे अंदर भी? गिन रहे थे रोज? और जिस दिन मेरी रिहाई हुई, दिवाली से 2 दिन पहले, शायद धनतेरस वाले दिन मुझे उन्होंने उठाया था। 24 अक्टूबर 2011 को, उस दिन धनतेरस का दिन था। जिस दिन वे मुझे एसओजी क्राइम ब्रांच उठाई फिरी थी, अरेस्ट किया था मुझे। और जिस दिन मेरी रिहाई हुई उस दिन होली का दिन था। तो होली को मैं बड़ी उल्लास से और बड़े उत्सव से मनाता हूँ। और दिवाली नहीं मनाता हूँ? दिवाली मनाता तो हूँ लेकिन वो उमंगता नहीं रहती। उसमें एक जो है मेरी कुछ बात छिपी है, कड़वा अनुभव छिपा हुआ है। तो ये जब आप अंदर थे, जब टॉर्चर हो रहा था, कौन सबसे ज्यादा, मम्मी पापा तो परेशान होते ही हैं इंसान के, सबसे ज्यादा कौन था कि नहीं ये नहीं कर सकता, इसको बचाओ, ये फंस गया है? ये तो सभी बोलते थे कि क्योंकि नहीं, कहते हैं ना, असली लोग नजर आने लगते हैं, चेहरे हट जाते, परतें हट जाती हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से आपसे बताऊंगा, जिस पर बीतती है वही उस दर्द को जानता है। बिल्कुल सही। दूसरा आदमी महसूस कर सकता है। जो मेरे हिस्से का दुख था, जो मेरे हिस्से का टॉर्चर था, वो मुझे झेलना था। बाकी चाहे वो मेरा जीवन का कोई भी रिश्ता हो, दूसरे आदमी सुन सकते थे, थोड़ी देर दुखी हो सकते थे, लेकिन आज तक और पहले तक और उस दिन भी वो सब कुछ मैं झेल रहा हूँ। बिल्कुल सही जी। बड़े भाई का भी योगदान रहा। हाँ, सबसे ज्यादा मोटिवेशन कहाँ से मिला? मोटिवेशन तो जब इंसान जिंदगी में इतने थपेड़े खाता है तो वे ठोकरे खा खा के इतने अनुभव हो जाते हैं उसे कि हर चीज़ में वो सीख हो जाती है उसे कि किस राह पे, किस मोड़ पे क्या डिसीजन लेना है। अंदर से आवाज आती थी, आपको प्रेरणा देती थी? अंदर से हमेशा आवाज आई कि जिंदगी जीने के लिए मिली है, मरने के लिए नहीं मिली है। अगर हिस्से में दुख लिखा है तो दुख में ही जीना है, ऐसे नहीं उदास होकर बैठना। अगर दुख है नसीब में तो दुख में रहना है, कौन सी आफत आई। और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनके बच्चे दुखी रहे।
और एक माँ बाप के यदि दो संतान है, एक सुखी है और दूसरा दुखी है, तो यदि वो दुखी है तो उसके अपने खुद के पिछले कर्म हो गए, जैसा भी होगा। जो सुखी है उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, कम से कम वो तो सुखी है, मेरे हिस्से में जो चल रहा है चल रहा है। तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहता दुखी है, लेकिन जो विधि के एक चीज़ है ना कि विधि के लेख और बंदे खड़े खड़े देख, तो मेरे हिस्से में ये विधि के लेख लिखे थे कि ऐसे ऐसे होगा। तो मुझे किसी से कोई नाराज़गी नहीं, जिसने जो भी योगदान दिया उसका भी धन्यवाद, जिसने नहीं दिया उसका तो बहुत बहुत धन्यवाद। तभी तो आज एडवोकेट अमित तैयार हो गए पूरे देश के लिए, है ना। रोए थे एक बार रोए, कई बार रोए, कैसा बीता वो वक्त जो हम देखते हैं अक्सर मूवीज में, सीरीज में। एक विक्रांत मसीह की भी मैंने देखी थी शुरू एपिसोड। में रोया, क्योंकि रोना तो एक मानवता की करुणा की पहचान होती है, और यदि हम रोते नहीं तो फिर हमारा इंसान होने की पहचान ही नहीं है। रोएगा वही जिसके अंदर दिल में करुणा हो। और मेरे ऊपर तो पीड़ा भी थी और अपने बारे में बहुत सारी चीजें सोच भी रहा था, लेकिन रोना मैं मानता हूँ कि इस चीज का समाधान नहीं हो सकता। मैं बीच में तभी रोया जब वो मेरे साथ ये सब चीजें हुई। ये लगा, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 1 साल जब बीत चुका था जेल में, 2 साल बीत चुका था, कोई उम्मीद नहीं थी बाहर जाने की। तो आज जो भी चल रहा है वो सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, वरना मैं जब अंदर था तब भी मैं इस सांस में बैठा था कि एक दिन तो आएगा यहाँ से बाहर जाऊंगा और अपने लिए लड़ूंगा। तो उस इंतजार में जो उम्मीद की किरण थी, आस की किरण थी। खंडर मकान में भी आपने देखा होगा, एक वो होता है दरीचा जिसमें सूरज की रोशनी जाती है। तो अमित तो खंडर मकान हो गया था, अभी तो इमारत बननी शुरू हुई उसका, अमित की जो भी बनेगा बहुत ही खूबसूरत इमारत बनेगी उसमें तो कोई कहते हैं ना डाउट ही नहीं है, निसंदेह। जैसे हमें दिखाते हैं पिक्चर्स में और सीरीज में, तिहाड़ जेल पे भी एक सीरीज बना, क्या अंदर वैसा ही होता? भयानक सा, अजीब सा दल होते हैं, रैगिंग होती है, कोई खाना छीन के ले जाता है। मैं पता है क्यों पूछ रही हूँ, जानना चाहते हैं कि हम सच से कितने दूर हैं जो बाहर बैठे हैं अपनी जिंदगी में। मैं आपको जेल के जीवन के बारे में बताऊंगा। कहते हैं ना कि जिसने जेल का जीवन देखा हो तो उसे सारी जिंदगी की सच्चाई से पता रहता है। जब आदमी जेल में दाखिल होता है तो जेल में इंसान खुद दाखिल नहीं होता, उसके सपने भी उसके साथ जेल में दाखिल होते हैं, उसके रिश्ते भी टूटते हैं उस जेल के गेट पे जाकर। समाज उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखता है। तो वे जो शब्द जब मैं पहली बार पढ़े थे, जिला कारागार मुजफ्फरनगर, आंखों में आंसू थे और शरीर में दर्द था बहुत ज़्यादा। और ऐसा मंजर, वो चीज़, जेल नाम ही बुरा है जेल। हम बोलते तो सुधार कर रहे हैं, लेकिन कहाँ सुधार कर रहे हैं, अंदर हालत खराब है ना, पूरी हालत खराब है ना। हाँ, किसी के खुजली हो रही है, कोई 5 आदमी ने इतना धूम्रपान कर दिया कि दूसरे जीते जी, वो कहते हैं नरक की सैर करनी तो जेल जाओ। 50 गर्मी में तो बहुत बुरी हालत हो जाती है, 100-120 आदमी बैठे हैं पूरी रात, लाइट भगा देते हैं जान के। तो आपको लगता है कि आगे चल के आप इस पे भी काम करेंगे? और जेल को, अगर मेरे जीवन में जेल जुड़ी, मैं इतना पॉजिटिव आदमी हूँ, मैंने जेल को आज तक, जब मैं जेल से रिहा हुआ, वकालत के पेशे में LLB किया, LLM किया कैंपस से, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से। LLM में जो मेरा टॉपिक था, तो मेरे से हमारी गुरु है प्रोफेसर साहब, उन्होंने कहा किस चीज़ पे आप रिसर्च करना चाहोगे? मैंने कहा जेल। तो जहाँ मेरे सपने टूटे थे, शरीर टूटा था लेकिन मन नहीं टूटा था, वहीं से जिस जेल ने मुझे कलंकित किया, माथे पे 12 साल कलंक लेके घूमा, अपनी डिग्री में, मास्टर डिग्री में कानून की, उस जेल को ऐड कर दिया। जेल को भी ऐड किया और कैदी को भी ऐड किया कि भारत में कैदियों के अधिकार एवं कारागार व्यवस्था में विश्लेषणात्मक अध्ययन।
जेल के बाहर की पुलिस तो वैसे ही बेचारी बदनाम है। असली पैसे तो अंदर वाले पुलिस वाले, जेल कमा के रहे जो हैं। चीफ साहब है, हर चीज में ठेके छूटते हैं वहाँ पे। कैंटीन के ठेके कोई 1.5 लाख में 15 दिन का, 1 रुपए की चीज 2 रुपए में मिल रही है। गल्ला गोदाम का राशन आता है, उसमें सबके हिस्से हैं। मुलाकात आती है, उसके हिस्से हैं। वैसे सब बाहर, जब बाहर से कोई माननीय न्यायाधीश महोदय 3 महीने में एक बार दौरा करते हैं, डीएम साहब दौरा करते हैं, एसएसपी साहब दौरा करते हैं, तीनों 3 महीने में एक बार। आने से पहले सबके पैसे जब्त कर लेंगे, सबके लाइटर जब्त कर लेंगे, सबकी माचिस जब्त कर लेंगे, सबकी बीड़ी जब्त कर लेंगे। ऐसा माहौल बना देंगे, उस दिन स्पेशल भोजन तैयार कर देंगे जैसे जेल की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और फिर ये भी बोलेंगे कि कोई कुछ बोलना मत। तो हालात तो विपरीत होते हैं जेल के। जेल जो दिखती है, जेल जेल होती है। मतलब सही दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही दिखाते हैं। और टेररिस्ट गैंग या ऐसा कुछ होता है जो पता चलता हाँ, है कि ये तो बहुत ही बड़ा। जेल में एक स्पेशल सेल होती है जिसे तनाई बोलते हैं वेस्ट यूपी में। उसमें जो बड़े बड़े चर्चित अपराधी रहते हैं उन्हें अलग रखा जाता है, क्योंकि उनकी आपस में गैंगवार भी होती है, पार्टीबाजी होती है, तो उन्हें एक साथ नहीं रख सकते। बाकी सबको किसी बैरिक होती है जैसे इतना लंबा, तो उनमें 100-120 आदमी बंद होते हैं, बंदी। इतनी जगह मिलती है, उस जगह में एक ऊपर अपना थैला रखो, बैग रखो, उस बैग में आपका पूरा जीवन, और इतनी सी जगह में पूरा जीवन सिमटा रहता है। उसी में कपड़े आपके 1-2 जोड़ी जो भी है, उसी में आपका ब्रश, उसी में साबुन, उसी में सर्फ, उसी में नमकीन, उसी में बिस्किट, अगर कोई रखना चाहे जिसके पास हो, उसी छोटे से थैले में सब कुछ रहता है। और थैला भी तो वो मतलब कहाँ पे, मेरे याद आ रहा, सर्दी में एक लाल रंग का कंबल मेरे पास पहुंचा था। उसमें जेल में मेरी सर्दी भी नहीं रुकती थी। जो बुरा वक्त था वो, लेकिन बीत गया। बारीक सा कंबल था वो, उस पर मैं जो हल्की सी चादर जोड़ता था, मतलब उसके ऊपर। कठिन समय था, लेकिन कठिन समय विचलित नहीं कर पाया। आपको तोड़ नहीं पाया। नहीं। और संतुष्टि बहुत आ जाती है कि जो आप बोल रहे कि इतनी शाही जगह था, तो कैसे वो, मतलब हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे सोचते हैं ये चाहिए, वो चाहिए, ये गाड़ी खरीदेंगे, वो घर खरीदेंगे, यहाँ जाएंगे। आपको अजीब सा नहीं लगता अब कि ये क्या चल रहा है? जब निकले होंगे तब तो जरूर लगता होगा, या अभी भी लग रहा है? जब मैं जेल से आया तो जेल से आने के बाद भी मेरा मन नहीं लगा कई दिन तक, क्योंकि इतने आदमी में सोने की आदत पड़ चुकी थी 2.5 साल में। खाली लग रहा था। समाज में घुलना मिलना वो मुश्किल मालूम था। मुझे सब कुछ था, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे लोगों में बैठना चाहिए, कैसे में नहीं बैठना चाहिए। लेकिन बताया ना, वो चीज किसी ने सही कही कि लंबे समय तक जब आप कहीं रहे हो, तो वहां से आने के बाद भी कई दिन तक, ये नहीं कि मुझे किसी की याद आ रही थी या मुझे वहीं जाना था या मुझे अपराधी बनना था, ना मेरी वो राह थी ना चाह थी। लेकिन एक वो बता, मैं साइकोलॉजी हिसाब से कि धीरे धीरे एडजस्ट हुआ समाज में। गाँव में फिर वही सब केस चल रहा है, वो चल रहा है, तो मैं गाँव नहीं गया कभी। अच्छा, वापस आए तो नहीं गए? 2000 चलते फिरते कोई भी ताना मार देता होगा। अब इतना अंतर हुआ कि जब बात बिगड़ जाए तो क्या क्या कहती है ये दुनिया, और जब बात बन जाए तो क्या क्या नहीं कहती है दुनिया। तो पहले ताना मारते थे, आज मिसाल देते हैं, इतना अंतर हुआ। वाह। तो लोगों के तानों से सम्मान तक की यात्रा का सफर रहा। वाह। और कब डिसाइड किया? ग्रेजुएशन जेल से ही कंप्लीट किया? रुका? पढ़ाई रुकी थोड़े दिन? बीए फर्स्ट ईयर मेरी 2010 में हुई, बीए सेकंड ईयर 2011 में हुई। फाइनल में मैं आया था, सेकंड ईयर मेरी हो चुकी थी, लेकिन फाइनल कंप्लीट नहीं। 2012 का, 2013 का, 2014 का मेरा गैप था ना। 3 साल की डिग्री हम 6 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। 2 साल मेरे हो चुके थे, 3 साल मेरे अंदर के थे, और फिर आते ही मैंने फाइनल कर दी। अच्छा, तो जब बेल मिला 2013-12,
7 फरवरी 2014। 2014 में मिला। और सारे काम मेरे 7 को ही होते हैं, इतना लकी नंबर 7 नंबर में। 7 नंबर लकी है। ओह वाओ। 3 चीजें आज भी जीवन में, आगे भी कोई चीज होगी। हाँ। 7, 17, 27। ओह वाओ। मैं 3 तिथि ऐसी है, इन पे कोई भी शुभ काम अपना कर लो, कर लेता हूँ, सब बढ़िया ही होगा। सब अच्छा होगा। नाइस। तो 7 फरवरी 2014 को आप बाहर आए, है ना? नहीं, वो हाई कोर्ट से आदेश हुआ था जमानत अच्छा। बाहर आने में, तो 14 मार्च 2014 तक अच्छा आया। काफी प्रक्रिया होती है। अच्छा। तो कहाँ से आया था आदेश? हाई कोर्ट से? हाई कोर्ट तक पहुंच गया था केस तब तक? सिर्फ आपका गया था या जैसे ग्रुप में जाता है वैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब एक केस वहाँ पे ट्रायल के रूप में नहीं पहुंचा, केस हमने सेशन कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई, जमानत अर्जी। वहाँ से माननीय न्यायाधीश महोदय को अधिकार तो है, जज साहब को, सेशन न्यायालय को बेल देने का 302 में, 396 में, लेकिन 2003-2005 के आसपास तो हो जाती थी 302 में सेशन से बेल। लेकिन अब वे बेल, छोटी छोटी बेल भी हाई कोर्ट से ही हो जाती है। तो मेरी जो बेल थी वो हाई कोर्ट से हो गई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और मेरी रिहाई 14 मार्च 2014 हुई। तो जब बेल मिला तो क्या बोला गया कि किस की कुछ प्रूफ नहीं मिला है इसलिए बेल दे रहे हैं? वो केस में बोलने का जो आप सुनना मेरे से चाहती हो, बेल पे तो आर्गुमेंट हुई सर, गवर्नमेंट के ओर से जो एडवोकेट थे, वहाँ मैं तो जेल में था, मुझे तो जानकारी नहीं थी क्या क्या हुई थी। लेकिन जो ऑर्डर आया था, ऑर्डर में उन्होंने जो और की भी बेल हो चुकी थी उस केस में, तो उसमें कोई ऐसा बहस हुई, स्टूडेंट है, कोई चीज उससे बरामद नहीं है, लंबे समय से जेल में है, तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने मेरे पक्ष में ऑर्डर दे दिया, जारी किया। जो सबूत वाली बात की आपने, वो केस के ट्रायल का हिस्सा होता है। जब आपका ट्रायल चलता है, वहाँ पे एविडेंस पेश किए जाते हैं अभियोजन पक्ष की ओर से, तब जजमेंट आता है, तब फिर जजमेंट में सुनाया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने क्या सबूत दिए, क्या नहीं दिए, क्या हमने अपनी सफाई में दिया। जैसे 313 बनती है, 313 में न्यायालय की ओर से एक हमें 17 जितने भी क्वेश्चन फाइल के हिसाब से होते हैं, जितने एविडेंस उस हिसाब से क्वेश्चन बन जाते हैं। उसमें नाम लिखा जाएगा, पेशा लिखा जाएगा, आप क्या करते हो, एक जो आपके गवाही पक्ष में हो या खिलाफ हो, जो भी मतलब पूरी प्रक्रिया है उसकी, उसमें आपको आंसर न्यायालय की ओर से दिए जाएंगे, उत्तर हमें भरने हैं। आपके विरुद्ध मुकदमा क्यों चला, उस आपके खिलाफ जो पीड़ित है, PW1 है, उसने ये कहा, गवाह ने ये कहा, दूसरे गवाह ने ये कहा, पूरी प्रक्रिया होती है। उन सब के उत्तर भरने के बाद वो हो जाता है, सारी एविडेंस हो जाती है, फिर फाइल डिफेंस में लगती है, डिफेंस के बाद लगती है, फिर जजमेंट में लगती है। ये सारी प्रक्रिया से होकर एक केस गुजरता है, और जिस पर केस चलता है, तो वो केस फाइल में नहीं चलता, उसके बदन पे भी वो केस हर वक्त दौड़ता है, हर पॉइंट तोड़ते हैं, हर चीज पे निगाह रहती है क्या चल रहा है। आपकी बहन जो आपको बुला रही थी, ठीक है, और आप कह रहे थे कि नहीं जाना था मुझे, पर मैं एक दिन चला गया। 2 बार टाल भी चुका था, और जिस दिन गया तो वो बस भी दौड़ के पकड़ी, ऐसा समय खराब है। वो बस निकल चुकी, वो बस ऊपर से नीचे से दोनों भरी हुई थी, लबालब सवारियों से। दौड़ के मैंने वो बस पकड़ी। ऐसा लगता है कि काश वो बस छूट जाती, काश मैं वहां ना जाता उस दिन, क्योंकि पहले बुलाया उसने 2 दिन, मैं नहीं गया। मिलने के लिए बुला रही थी बस? नॉर्मली बुलाया था, जैसे आदमी कह दे। पर आपके अंतरात्मा से कुछ आ रही थी, जैसे हम कहते हैं कि गट फीलिंग या सिक्स सेंस, जब इंसान कहीं जाता है तो उसको कुछ आता है कि यार जाना है मुझे या नहीं जाना है, या समथिंग ऐसा था कि जब 2 बार बोल रहा था कि मुझे चलो, नॉर्मल ही चीज है, हो जाओ, पर वो फीलिंग आई थी कि नहीं जाना नहीं जाना? 2 बार मना कर चुके थे। उसे भी जानकारी थी कि भाई अब कुछ दिन बाद सहारनपुर बढ़ती थी, ये भी बोल रहा था कि भाई फिर तो भगवान वहाँ तेरा काम कर देगा, वहाँ हो जाएगा, मिल जाओ एक बार। तो ये चीजें हुई, लेकिन ये सब चीज जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ चीजें हादसे इसलिए होते हैं, वो पट्टी हटाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वरना फिर हम गलतफहमी में पूरी जिंदगी काट देते हैं कि कौन मेरा अपना और कौन पराया, राइट? जी। तो जब आप बाहर आए उसके बाद आपने क्या तय किया? पहले आप
जब मैं जेल में था, जेल में कुछ अभी अधिकारी, हम 2014 में है, राइट? 2011 से 14 के बीच का टाइम है, 862 दिन। जेल में बहुत परेशान भी रहा, बाहर जाके क्या करूँगा, लोगों से बात करता था। तो जेल में उन दौरान कुछ अधिकारी भी बंद थे वहाँ पे, जो जिन्हें लॉ का ज्ञान था, और वे अपनी सारा संपूर्ण कागजी प्रक्रिया मेरे से लिखवाते थे जेल में। तो मैं वहीं आधा वकील तो मैं जेल में ही बन गया था, बस डिग्री की जरूरत थी। वाह, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब उनको पता चल गया ये हीरा है भाई, ये इसको बोलो ये लिखेगा। मैं लिखता था, सारी चिट्ठी किस जाएंगी, किस अधिकारी को मेंशन होंगी, सब लिख। हाँ, उन्हें परमिशन थी वहाँ पर लिखने की चिट्ठी। कोई भी चिट्ठी कोई भी लिख सकता है, लेकिन वो चिट्ठी जेलर साहब की नॉलेज में गो पे जाएगी। अच्छा। आपकी कोई पर्सनल समस्या है, वो आप चिट्ठी लिख सकते हो जेल से, लेकिन चिट्ठी कोई गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सारी चिट्ठी ऐसी थी। तो उनकी प्रक्रिया का मैं ध्यान रखता था। ज़्यादा से ज़्यादा जो जेल में बंद होकर आदमी आते थे, उनसे मैं बात करता था अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। वाह। और कोई वकील और वैसे भी लोग मिले नहीं? हाँ, मिले। एक वकील साहब किसी मामले में वहाँ पे बंद थे। आज भी वे मुजफ्फरनगर मिलते रहते हैं मुझे। वो रिहा हो गए क्या? वो भी रिहा हो गए। वेरी गुड, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारा कोर्ट में सामना होता है। अच्छा। अब वे वकील साहब होकर गए थे। हाँ। हम वहाँ बंद होने के बाद वकील साहब बन गए। वकील साहब बन गए। तो वे भी बड़ी शाबाशी देते, क्योंकि उन्होंने वो देखा है वो दर्दनाक फेस अपनी आंखों से। वाह, ये तो कितना ही सुंदर है। मुझे लगता है वे दंगे के दौरान बंद थे। कुछ मुजफ्फरनगर में दंगा भी उसी टाइम पे हुआ अच्छा, था। अच्छा। और जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, मैं आपको जेल के अंदर की बात बताऊं, कर्फ्यू के हालात रहे थे मुजफ्फरनगर में उस दंगे में। दूध, पानी, जेल का सब बंद था, मुलाकात बंद थी काफी दिन तक। तो जितनी बाहर दिक्कत थी समाज में, उतनी दिक्कत अंदर भी थी। जितनी हिंसा, नफरत समाज में वहाँ फैली मुजफ्फरनगर में, ऐसा ही जेल में वातावरण देखने को मिला कि हिंदू बंदी अलग करे, मुस्लिम बंदी अलग करे, कभी यहाँ भी आपस में झगड़ा हो जाए। अच्छा। तो अंदर भी कुछ चीज़ें इफेक्ट होती है। जैसे जेल में सरबजीत जी की हत्या हुई थी उन दिनों जब मैं बंद था मुजफ्फरनगर जेल। वहाँ से गृह मंत्रालय से आदेश जारी हुआ कि भारत की जेलों में जितने भी पाकिस्तानी नागरिक है, सबकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। तो उन दिनों वहाँ पे एक कासिम सनोप मुश्ताक, जो मेरी याददाश्त के मुताबिक मुझे याद आ रहा है, कासिम सनोप मुश्ताक जमाल टोन थाना है कराची में, वहाँ का रहने वाला था। वो हमारी बैरिक में अखबार पढ़ने आता था। अच्छा। जनवानी अखबार का उन दिनों बहुत ही ज़्यादा क्रेज था। हमें जानकारी नहीं थी कि वो ऐसा ऐसा है, लेकिन जब जानकारी हुई तो मेरी एक आदत कह लो या कुछ भी कह लो, अगर एक बार अखबार में कोई चीज़ पढ़ी तो 20 साल बाद भी मैं उसे ऐसे ही बता सकता हूँ। वाह। कि उसका नाम पता ही है। उस पर फिर आक्रोश इतना हुआ वहाँ के बंदियों में, सरबजीत जी की हत्या के बाद उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई ऐसी नहीं कि हल्की मोटी, कंबल डाला, चम्मच घिसे, कट्टन बोलते हैं जिसे, गिलास, खून लहूलुहान कर दिया पूरा। तो वो जो इफेक्ट, अगर बाहर कुछ चीज होती है और वो चीज मानवीय संवेदना हो या हमारे कुछ देश से जुड़ी हुई चीज हो या कोई वैसी चीज हो, जैसे कोई रेपिस्ट जाते हैं छोटी बच्ची के रेप में कोई, तो जेल के पुलिस वाले उसे बाद में पीटते हैं। पहले जो अंदर बंदी बंद रहते हैं वही पीट देते हैं। वे पीट देते हैं। वाह। तो वहाँ भी एक अलग समाज है। बाहर की दुनिया का समाज एक अलग। वहाँ पे मैंने देखा जब किसी के यहाँ पे सुख दुख होता था जेल में, तो आपस में वहाँ भी एक दूसरे का हाल चाल पूछने के लिए जाते थे। तो वो एक अलग दुनिया का समाज है और ये एक अलग दुनिया का समाज है। वहाँ भी अच्छाई है। हाँ, अच्छाई बुराई, जैसे फैमिली मैटर में इतने लोग जाते हैं तो वे बेचारे क्रिमिनल नहीं है। परिस्थिति जेल और ये मैटर किसी के साथ भी हो सकता है। सब विधि का लेख होता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि हम जेल जाएं, और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमारी लड़की के साथ लड़के के साथ उनका वैवाहिक बंधन टूटे। तो दोनों, वो किस्मत खराब कहो या ईश्वर का लेख कहो, गलत होता है। फिर मुकदमा तो चलता ही है जब होता है। ये सब
वाह। तो आप 2014 में मार्च का वो महीना था, बाहर आए। हाँ जी, उसके 14 मार्च बाद 2014। 14 मार्च 2014। वाह, ये नंबर भी इंटरेस्टिंग है। जी। तो उसके बाद क्या किया? उसके बाद गाँव में आया। हम्म। गाँव में गेट बंद होने लगे देखने के बाद मुझे। अच्छा, मैंने सोचा बड़ा मार गया। इतने अच्छे गुड लुकिंग इंसान को देख के दरवाजा बंद हो गया। हाँ। बाजार में जूस पीने गया, जूस वाले ने पैसे लेने मना कर दी। अच्छा। मैंने कहा मैं जूस नहीं पीता, अगर पैसे नहीं लोगे तो पैसे ले लिए फिर उन्होंने। अच्छा, वो डर गया था क्या कि हाँ, जेल से आया तो उनकी इससे? साइकोलॉजी ऐसी थी कि अच्छा। कुछ लोग नमस्ते करने लगे जो मेरे पिता से भी बड़ी उम्र के थे। मैंने कहा ऐसा कौन सा काम कर दिया जो नमस्ते कर रहे हो? डर गए थे कि या हमें आपको, कुछ ना कर दे। हाँ। या आपको मैं बाहर अच्छा नहीं लग रहा। तो इसलिए नमस्ते कर रहे, जा वही भाई चीज तो है ना अंदर ही कि ठीक आप था। कितने लोगों को जवाब दोगे। मैं गांव घर सब छोड़ दिया, गुड़गांव के सफर पर आया। और गुड़गांव में वरना मैडम ने मुझे आश्रय दिया, एडवोकेट है गुड़गांव में। क्या नाम है? वरना ओबराय। अच्छा। उनके यहाँ मैंने 3000 रुपए की नौकरी की। अच्छा। मैडम ने पूछा कितने पैसे लोगे, तो पहले तो मैं रखने की बात कर रहा था। मैंने कहा मैडम आप रख लो बस मुझे, मैं परेशान था, बहुत भटक रहा था ऐसे ही। कह रही पैसे कितने लोगे, मगर जो आप दोगे, जो आप अपनी इच्छा से दोगे, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो मैडम ने 3000 रुपये दिए। खाने की कोई पुख्ता अवस्था नहीं थी। 6 महीने एक ही टाइम खाना खाया गुड़गांव में। 2014? के, हाँ 2014 में जेल से आने के 2 महीने बाद। सदर बाजार है गुड़गांव का, वहाँ पे 100 रुपए की जर्सी मिलती है। 2 जर्सी मेरे आज भी याद है, एक पीले रंग की एक हरे रंग की मैंने वहाँ से खरीदी थी। सर्दी नहीं रुकती थी, नाम मात्र की जर्सी होती है। और जहाँ पे रेलवे स्टेशन के भी ऑटो मिलते हैं, वहाँ पे रोज का खाना बढ़ता था, वहाँ पे बैठ के खाना भी खाया। तो वो जो दिन है, देखो कितने जख्म है हमारी आंखों के अंदर, जब कैलेंडर बेचे थे गुड़गांव के अंदर। और वो नौकरी करने के बाद थी मैडम के पास एक असिस्टेंट कह लो, या मैडम का वो कह लीजिए कलर। मेरी लॉ की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी। 3 साढ़े 3 बजे कोर्ट से आ जाता था। गुड़गांव गांव में एक इतना बड़ा ठेला, सदर बाजार से 3-4 किलोमीटर पैदल, गर्मी नहीं देखता था कुछ नहीं। उस गांव में मैं ओल्ड गुड़गांव गांव में सुरेंद्र शर्मा जी के घर के बाहर कैलेंडर बेचता था। और सुरेंद्र शर्मा जी ने ये वाक्य मेरे लिए कहा था कि तुम कैलेंडर बेच तो रहे हो, लेकिन तुम कैलेंडर बेचने वाले नहीं हो। वाह। तो आज भी मेरी उनसे बातचीत होती है। और उन्हें जब ये जीवन की दुख भरी दास्ता का पता लगा तो बड़े इमोशनल हुए थे। कह रहे कि अगर मुझे उसी दिन पता लगता तो मैं, लेकिन वहाँ में फिर मेरे दोस्त रहते थे, उनके पास रहता था। उन्होंने कहा मेरे पास फ्री रह। मैंने कहा फ्री। तो वे जो 3000 रुपये मिलते थे, उनमें से 1000 रुपये में रूम के देते थे। हाँ। फिर भी 1000 रुपये देने के बाद भी उन्हें ये लगा कि भाई ये तो पैसे कम दे रहा है। मैं जल्दी आ जाता था कोर्ट से, और वो अपना कैलेंडर वाला काम करके मैंने वहाँ पे खाना बनाना सीख लिया। वाह। तो मैंने सोचा जब अपनी 2 रोटी बना रहे, इस भाई की भी बना दे, तो इससे ये नहीं लगना चाहिए ये फ्री में ले रहा। तो उसके लिए खाना ही बना देता था। मुझे हंसी आ रही है कि लोग अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए ये करते हैं तो अच्छा हो जाएगा, वो करते हैं तो अच्छा हो जाएगा, ये संस्कार डाल देते हैं। आप कैसे ऐसे सोच लेते थे? ये अच्छाई कहाँ से आई? आपको क्या लगता है आपकी परवरिश में इतनी मिठास और अच्छाई थी? अच्छे वो कैसे अंदर से ही आता होती था? है। बताया ना, जब जिंदगी में आप थपेड़े खाते हो तो आप सीखते हो। कोई आपसे प्यार से बोल भी देता है ना अपनेपन से, वो आदमी आपको अपनापन लगता था। मैं उस दौरान के एक मेरे दोस्त ने, तो नाम तो नहीं मैं उनका लेना चाहूंगा अभी, वे हाँ, कोई बात सरकारी नहीं। सेवाओं में। हाँ। जब वे ज्यादा खुश होते हैं, वे ये बोलते हैं हाँ। कि भाई हमारे अमित की एक बात तो है। हाँ। आज तो वे मुस्कुरा के बोलते हैं, लेकिन उन्होंने दुख भी देखा है कि अगर किसी ने ये कहा कि भाई बेटा खाना खा के जाना, कि अमित जो चेहरे से तो ऐसा लगता था कि सब कुछ ठीक है, सामान्य है, लेकिन अंदर के हालात, अंदर से अमित कितना टूटा था, कितना अकेला था, क्या अमित के पास है या नहीं है, कि अमित की बेबसी का हो या लाचारी का हो, अमित बेचारा खाना खाने के लिए बैठ जाता था। तो मैं उस चीज को याद करता हूँ आज भी, और सहजता से स्वीकार भी करता हूँ। तो वो जो आप बोल रहे थे कि रेलवे स्टेशन के पास वो रोज क्या कोई जैसे ऐसे चैरिटी वाला कोई था कि जो कि हमें जी खाना खिलाना ही है, या ऐसा कुछ है वहाँ पे? जो हिस्सा था
भीम चौक, गुड़गांव और गुड़गांव 3 स्टेशन पड़ते हैं, 3-4 स्टॉप पड़ते हैं स्टेशन से पहले। उस बीच में 2 मंदिर भी है। एक आगे जैसे भीम चौक हुआ, सुखबीर कटारिया जो मंत्री जी वाला मकान, वहाँ से उस पेड़ के नीचे रोज का लगता था, कुछ मंदिर की ओर से लगता था, कुछ कोई संस्था लगा, उस रोड पर कहीं ना कहीं जरूर मिलता था रोज खाना। तो आते थे वहाँ से, शाम का भी लेकर आते थे कई बार। ये चीजें रही है जिंदगी में। मैडम बोलती थी बेटा लंच करे आओ, मैडम को क्या पता कि पैसे मैं 6 किलोमीटर पैदल आता हूँ 10 रुपये बचाने के लिए, जूस पीने के लिए। कोर्ट का चक्कर लगाया, पानी पिया, आकर बैठ गया, लेकिन कभी ये नहीं दिखाया कि जेब में पैसे नहीं है। फिर वहाँ पे कितने टाइम के लिए थे? वहाँ से जब तक हमारी बीए तो कंप्लीट हो चुकी थी, एग्जाम दिए थे। फिर मैं वहाँ से 22 नवंबर 2015 को मेरठ वापसी हो गई। और जब मैं मेरठ में आया, मेरठ में आपका कोई था? हाँ, मेरे मित्र प्रशांत जी, उनके पास आया। और जब मैं पहली बार आया तो मेरठ शहर अनजान शहर था मेरे लिए, कोई नहीं जानता था, अजीब सा लग रहा था, भीड़ सी में, जैसे गांव का एक व्यक्ति शहर में आया हो। मुलायम सिंह जी का उस दिन जन्मदिन था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पूरे शहर में मुलायम सिंह जी के गाने की आवाज आ रही थी कि जो झुकता नहीं है वो है मुलायम सिंह। बड़े उल्लास से पूरे शहर में मतलब मनाया जा रहा था। 2015 की बात है। मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में गया, कैंपस में, केपी हॉस्टल के रूम नंबर 48 में। जो हमारे मित्र है प्रशांत जी, हमारे भाई के मित्र है, मेरे मित्र बाद में बने हुए, उन्होंने मुझे रखा। कुछ दिन मेस का खाना खाया, उनके पास फ्री में रहा, फ्री में फिर धीरे धीरे कहीं और बाहर रूम देखा। एक अम्मा अजंता कॉलोनी में रहती थी, वे मेरे से, उन्होंने मुझे, अगर मैं आपको अपने रूम की बात कर रहा हूँ, रूम की बात बताऊँ, व्यवहार की बात बताऊँ, अभी मेरे दोस्त, एक दिन 2 दोस्त परेशान थे, हॉस्टल उन्हें खाली करना था, मुझे मुस्कुराहट आई इस बात पे। उन्होंने कहा सामान हमें रखना है। काफ़ी दिनों बाद मतलब वो उस बात को याद करके वे भी हंसते हैं, मैं भी हंसता हूँ। मेरा रूम वो ऐसा था जैसे किचन हो, वो बहुत ही छोटा सा रूम। 500 रुपये भी अम्मा मेरे से लेती थी, और 500 रुपये तो वे कभी मांगती भी नहीं थी, और रोज मुझे नाश्ता अपने हाथ से खिलाती थी अम्मा। अब वो सामान मैं उनका वहाँ रखवाने गया, सामान से वो रूम फुल, हॉस्टल बंद। उन्होंने कहा 2 दोस्तों ने कि सोएंगे कहाँ पे? ये तो हाँ। हमने तो सोचा बड़ा रूम होगा। मैंने कहा रूम तो बड़ा नहीं है, मेरा दिल बड़ा है। मैं जिस मकान में रहता हूँ, आप देखना यहाँ ये लोग कितनी व्यवस्था कर देंगे आपको। उन्हें ये आभास ही नहीं हुआ कि अमित किराए पर रह रहा है। वे छत पे सोए, 3-4 पाई लगाई, अच्छे से जैसे गाँव की दुनिया होती है। तो आज भी जहाँ जा रहा सब याद करते हैं। वाह। वहाँ कितने टाइम रहे मेरठ में? मेरठ में अभी भी मेरठ में रहता हूँ। हाँ, पर उधर वहाँ अम्मा के पास से फिर मैं दूसरी जगह शिफ्ट हुए। अच्छा। तो हमारे एक साथी हम रहे हुए सरकारी सेवा में, उनका चयन हुआ और मैं एडवोकेट बन गया। तो दोनों के जीवन में आप ये कह सकते हो कि उनका भी सिलेक्शन हो गया, और हम इधर जो दुख भरी पीड़ा लेकर झेल रहे थे 12 साल से, मैं भी उससे बाहर निकला। और मेरे लिए तो यही चीज़ बड़ी थी, कोई आदमी, ये पीक टाइम था मेरा, सुनहरे बाल लेकर दाखिल हुआ था उस कोर्ट में, 18.5 साल का लड़का। अब साइड से सफ़ेद होने लगे, अब जाकर थोड़ा सुकून मिला। स्ट्रेस से आपको, जब आप जेल में थे तभी आपके बालों का रंग बदलने लगा? नहीं, वो तो एक वैसे भी होते हैं बाल, तो ये तो मैं एक बात की बात बताई कि सुनहरे बाल लेकर दाखिल हुआ था, सफ़ेद। मैंने एक लाइन लिखी थी टेंशन पे, जो मेरे मन में आया वो लिख दिया था मैंने, कि मैंने जिंदगी में इतनी टेंशन ली कि अब मुझे टेंशन नहीं होती।
तो मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि इतनी टेंशन लो, इतनी टेंशन लो, इतनी टेंशन लो कि टेंशन ही ना हो। नहीं, अब मुझे जल्दी से सर में दर्द हुई, अब मुझे हर समस्या छोटी लगती है, क्योंकि जो हो सकता था, चाहे वो मानसिक पीड़ा हो, चाहे वो आर्थिक पीड़ा हो, चाहे वो शारीरिक पीड़ा हो, तीनों पीड़ाओं से मैं एक साथ गुजरा। जब तीनों पीड़ाओं में विचलित नहीं हो तो बाकी समस्या को तो क्षण भर की समस्या हो। तो वो अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपसे द्वेष भावना रख रहा है, तो उसका उसका उसके पर छोड़ो, क्यों अपना मन खराब करना। तो इस हिसाब से अपना खुश रखने की कोशिश। तो आपको ये जो आप एडवोकेट बने वो कौन से साल में? 2019। 2019। 18 में मेरी LLB हुई, 2019 में बार में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में, और एडवोकेट के रूप में मैं अपने केस में प्रतिनिधित्व किया फिर मुजफ्फरनगर न्यायालय में 2019 में। जिस केस में कभी मैं अदालत के बाहर इंतजार करता था, मैं फिर वहाँ उसी कोर्ट में, जिस कोर्ट में कभी हथकड़ी लगी हो, इसको वो बहुत बुरी चीज़ मानता हूँ मैं। बहुत से आदमी क्या करते हैं, जब हथकड़ी लगते हैं पूरे हिसाब में यहाँ पे एक हल्का सा वो रखते हैं तौलिया टाइप, और पूरे ऐसे देखते हुए चलते हैं। हाँ, रंगबाज लेकिन टाइप। उन्हें ये मालूम नहीं है कि आप समाज जो आपको गिरी हुई नजरों से देख रहे हैं। जब मेरे भी लगती थी वो हथकड़ी, तो मैं गर्दन झुकाए आता था, लेकिन गर्दन में वहीं उठाई जहाँ अपमान हुआ था। उसी अदालत में जहाँ कभी हथकड़ी लगी थी, वहीं बाबूजी बोला लोगों ने। वाह, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मतलब आजकल किसी को टेंशन हो जाती है या कुछ कहीं फेल हो जाता है या कुछ हार जाता है, तो इंसान सोचता है कि यार डिप्रेशन की दवाई खा लो, या काउंसलर के पास जाना है, थेरेपिस्ट के पास जाना है, फिर भी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। आपको कभी किसी ने बोला कि जाओ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास? मैं या आज तक नहीं गया, है ना? आज तक नहीं गया। और जो शॉट भी दिए थे पुलिस ने मुझे, बीच में माइंड पे थोड़ी सूजन सी आई थी, दिल्ली एक बार दिखाया, लेकिन डॉक्टर साहब का धन्यवाद, उन्होंने ऐसी दवाई दी, दोबारा जाने का ही मौका नहीं मिला। अच्छा, और ये कब की बात है जो ये सूजन वाली? ये जेल से आने के बाद, आने के बाद 2018-19 के आसपास की बात है। आधे फेस में दिक्कत हुई थी जब शॉर्ट वर्ड्स के कारण उन्होंने, अब लेकिन फिट है, अब ठीक हो गया। तन के घाव भर जाते हैं, मन के घाव कभी नहीं भरते। तो ये जो पास्ट है, जो एक लंबा अरसा बिताया मैंने, हाँ। ये तो मेरी लाइफ से हमेशा जुड़ा रहेगा। लेकिन इससे मैं सीखता हूँ, इससे मैं दुखी नहीं होता इस तरह, और रोता भी बहुत कम हूँ मैं। पहले तो बहुत रोया, अब रोना नहीं आता। अब चीज़ें बिल्कुल ऐसी लगती है कि हाँ सामने ये हो रहा है, ये अपनी मर्जी से नहीं हो रहा, सब यही लिखा है। 2015 के बाद फिर क्या नया किया? 16 में क्या किया? 17 में क्या किया? 15 से 18 LLB हुई, 18 से 20 मेरी LLM की पढ़ाई हुई, और ऐसा कोई दोस्त नहीं बचा जिससे मांग के पैसे में तारीख बन गया हो। और फीस की व्यवस्था भी कुछ दोस्तों ने जुटाई। 500 के नोट के आसपास मेरा जीवन भटकता रहा। जो लोग आज माँ बाप पे इतना परिश्रम बनाते हैं आजकल के बच्चे की, मुझे तो 1000 रुपये चाहिए, 2000 रुपये चाहिए, आप यकीन नहीं मानोगे फीस की। जो मैंने अपना आप को एक प्रकार से मोटिवेट किया, मैंने सोचा यार जब पाकिस्तान एक देश है, वो पूरा लोन पे है, पूरा कर्ज पे चल सकता है, तो अमित तो एक आदमी है। वो जो पैसे का चक्कर था, मैंने भी ऐसे ही घुमाया। अगर मैं एक दोस्त से पैसे लिए, आपके 10 दिन में दूंगा, उसके दे दिए 10 दिन में, फिर उससे लिए, उसके दे दिए, फिर इस बीच में अगर मुझे कोई काम मिला तो सबके पैसे मैंने चुका रखा, किसी का नहीं मैंने। वाह। तो वो चीज़ें जब आप पे नहीं होती, लेकिन गलत राह नहीं चुनी कि मैं गलत शॉर्टकट मारूं या कुछ गलत करूं। यही था कि चाहे लंबा चलो, चाहे जीवन कैसा भी रहो, जो नेचर है उसी नेचर में जीना। लोग आए ऐसे लोग आए जो आपको भटकाए या आपको बोले कि चल ये कर ले, तेरा कुछ नहीं हो सकता? जेल में बहुत ऑफर आए, हमारे गैंग में शामिल हो जाओ, लेकिन खामोशी से सबकी सुनी, करी अपने मन की। मुझे पता था मेरा रास्ता क्या है, मेरी मंजिल क्या है। लोग तो आते हैं, कोई बुरे से बुरा आदमी भी ये सोचता है, जो मैंने महसूस किया, कि उसकी जनसंख्या कम ना हो, उसके गैंग में आदमी बढ़े रहना चाहिए। अगर वो दुखी है तो और भी दुखी रहनी चाहिए। और जेल में सबसे ज़्यादा जब आदमी की रिहाई होती है, सबसे ज़्यादा दुख उन आसपास वालों को होता है जो आपके साथ जेल में रहते हैं। अब ये तो चल दिया भाई, तुम रह गए। तो ये मानव स्वभाव है, होता ही। जैसे देखा नहीं आपने, किसी का रिजल्ट भी आओ
अपना अपना रिजल्ट बाद में देखते हैं, जिसे हम जानते नहीं उसको उसका पहले सर्च करते हैं कि इसके कितने। तो ये मानव स्वभाव है इसके, तो खैर कोई बात नहीं। आपको सबसे ज्यादा सहयोग अपने दोस्तों से ही मिला? हाँ, हर दोस्त का शुक्रगुजार हूँ, और दोस्तों ने मतलब बड़ा सहयोग किया मेरा। और क्या याद आता है? 17, 18, 19 से 20 में मैंने LLM किया। हाँ। LLM में मैडम ने मेरे से एक टॉपिक ऐसा पूछा कि भाई जेल से आने के बाद समाज कैसा व्यवहार करता है। 2-2 लाइन बोल के सब बच्चे बैठ गए। मैं 20 मिनट बोला था इस बात पे, और बोलते बोलते आंखों में पानी भी आया था कि मैं जानता हूँ समाज कैसे। फिर उस दिन मैंने मैडम को बताया था कि ये मैंने फेस किया हुआ है। मैडम का भी बेचारी का आशीर्वाद मिला। अब फर्क पड़ता है जजमेंट पे कि कोई आपको जज करे, आपको फर्क पड़ता है? कोई तारीफ करे, क्या उतने ही खुश हो जाते हैं जितना पहले हो जाते थे? निंदा जिंदा होने का प्रमाण है। निंदा उसी की होती है जो सही रास्ते पे आगे बढ़ता है। कम से कम हम इस लायक तो ऊपर वाले ने बनाया कि निंदा होने लगी। बिल्कुल सही। वरना निंदा कौन किसकी करता है। और निंदा रस में कोई और डूब जाओ, हमें तो किसी की निंदा में नहीं डूबना। तो अब कोई मेरे बारे में कुछ भी कहता रहो, मेरे मन में जिंदगी जीने के साफ साफ संकेत है कि मेरा जो चीज़ मुझे टेंशन देती है वो मैं चीज़ छोड़ देता हूँ। वाह। उस रास्ते पर ही चलना, पॉजिटिव रहता हूँ, ना मन भारी करके, ना मन में मैल लेकर सोता, बिल्कुल शांत मन से, शांत स्वभाव से। आज मैं जीता हूँ, कल की भी परवाह नहीं करता। कल रहे या ना रहे, जो है आज में जियो उसे। इसलिए मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि अमित आज में जीता है, जो उसे लेना हो ये वो ले ही लेता है, जो उसे खरीदना हो ये खरीद ही लेता है। अब की बात कर रहा हूँ, पहले तो नहीं ऐसी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं फिर उन्हें बोलता हूँ कि मैं कब तक तो ऐसे ही रहा, जो है आज ही, आगे का किसने देखा। अभी थोड़ी मालूम था ये सब चीज़ हुआ। वो जो दिन था जब आप एडवोकेट बने, जब आपको पता चल गया डिग्री आ गई, और वो जो दिन था जब आपके हाथ में हथकड़ी लग रही थी और आप अंदर जा रहे थे, दोनों को कंपेयर करके कभी सोचा है ऐसा दिन चढ़ा था वो, और फिर आपने आगे और भी सक्सेस देखा? उस बात में मुझे अपने पिता की एक बात याद आती है। मेरे से मुलाकात करने आए जेल में, तो मेरी BA सेकंड ईयर तक पढ़ाई हुई थी, लेकिन मेरे मन में टीस थी कि मेरी BA कंप्लीट नहीं हो पाई। मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं कोर्ट से परमिशन लूँगा, आप मेरा BA फाइनल का फार्म भरवा दीजिए। तो उन्हें ये लगा कि हथकड़ी लग के पेपर देने जाएगा और बदनामी होगी समाज में कि उनका बेटा हथकड़ी लग के आया, 10 लोग और बिना बात में बात बनाएंगे, हमारा पहले ही लेना देना नहीं कुछ। मतलब वही सामाजिक स्तर से लोग, जैसे लोग जितना हो सके शोषण करने। 2012-14 तक कोई नहीं। फिर मैंने बाहर आने के बाद ही अपनी BA कंप्लीट कर। बुरा लगा था कि? हाँ, बुरा लगी थी ये बात। और फिर मेरे पिताजी ने एक शब्द और बोले थे कि अब तो BA भी भूल जाओ, BA भी भूल जाओ, तुम अपने आप को 12वीं पास ही समझो। ये शब्द मुझे आज भी याद है। और आज जब मैं उनसे बात करता हूँ, मैंने कहा आपको अपने लफ्ज़ याद है कि आपने क्या बोला था कि तू अपने आप को 12वीं पास ही समझ। और BA भी हुई, LLB भी हुई, LLM भी और आगे भी बहुत कुछ होगा। और आगे भी बहुत कुछ होगा। बिल्कुल। जो आपका अपमान हुआ था वो सब सम्मान वापस दिलाऊंगा। और मम्मी की कोई बात याद आती है? मम्मी शांति रहती हैं? माता जी तो हमारी बुजुर्ग हो रही है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में उन्होंने मुझे कभी डांटा भी हो, कुछ नहीं, कभी नहीं। शांत स्वभाव में। पूजा पाठ पर बहुत ध्यान रखती है। जैसे बहुत सी आजकल की नई बहुएं जो होती है, होली दिवाली पे दिए अपने देवताओं का पूजन करती है। हमारी माता जी ऐसी है कि 12 महीने हर दिन देवताओं के आगे वाह पूजन करती है। उस दिन से ज्यादा करे जब मेरे साथ ये चीज हुई। उस दिन से ज्यादा पूजा कर रही है। हाँ। जबकि लोग कहते हैं कि हमारा विश्वास उठ गया भगवान से, अब हम मंदिर कभी नहीं जाएंगे। उनका विश्वास, उन्होंने पूजा अपनी बढ़ा दी। वाह। हाँ, उस दिन से लगातार अपना लगी रहती। और वे ये बोलते थे मेरे से, जब मैं एक बार गाँव में गया 2019 में,
उन्होंने मेरे से पे कभी पैसे नहीं मांगे, कभी मेरे से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने मुझे एक चीज़ ऐसी बोली जो मुझे आज भी बताते हुए दुख होता है। कह रहे कि हम बुजुर्ग हो चुके हैं अब, और हम बेबसी कह लो या उनकी लाचारी कह लो या मजबूरी कह लो कि वे मुझे आर्थिक रूप से नहीं मेरी मदद कर पाए, लेकिन मानसिक रूप से वे भी दुखी रहे होगे। मेरी माता जी ने मुझे ये कहा कि हम चैन से मरना चाहते हैं, तेरा ये केस ख़त्म कब होगा। तो मैं उन्हें ये बात कह के आया था कि अब मैं गांव में तभी आऊँगा जब ये केस ख़त्म होगा। तो बीच बीच में जाता तो मैं पहले ये भी। कब की बात थी? 2019 की। अच्छा। जाता तो मैं पहले भी नहीं था ना। एक दिन 2 घंटे के लिए गया, वापस आ गया। फिर 2019 के बाद में 2023 में गाँव में गया, और 23 में भी जब जजमेंट 27 सितंबर 2023, 27, ये देखो डेट फिक्स ईश्वर की, 27 सितंबर 2023 को जब जजमेंट आया और 7 फरवरी को मेरी बेल हुई। इसलिए मैंने कहा ना 7, 17, 27 मेरा हर शुभ काम इन्हीं दिन में होता है। तो मेरे पिताजी का फोन आया, गांव के लोग ये बोले, उन्हें केस की जानकारी नहीं थी केस के, बस उन्हें तो ये था कि केस का नाम क्या है। केस का नाम सिपाही हत्याकांड, केस में इतनी बड़ी वो, जिसने किया उसे होगी सजा। हमने कुछ किया नहीं तो हमें डर भी नहीं था, ना कोई हमारे खिलाफ एविडेंस थी। लेकिन जब तक जजमेंट नहीं आता तब तक मानसिक रूप से तो इंसान परेशान रहता ही है। मेरे पिताजी ने कहा, मुझे ये लफ्ज़ बोले कि अगर कुछ फैसला खिलाफ आया तेरे तो अपनी माँ से नहीं मिल पाएगा फिर कभी। एक बार, कई साल हो गए मिले, तो एक बार आ जाओ जजमेंट से पहले। 26 सितंबर को मैं गांव में पहुंचा था उनसे मिलने के लिए, और जब मैं गांव में गया तो वे रो रहे थे दोनों। मुझे नहीं पता उन्होंने खाना खाया था या नहीं खाया था। 1 घंटा मिलने के बाद मैं भी वापस आ गया था। और भगवान शिव की मैं बहुत पूजा करता हूँ। ये जो भी हो रहा है भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हो रहा है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक प्रयास कर रहा बस अच्छे और पॉजिटिव रूप में। वरना कितनी बार एक चीज़ है ना कि बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को किनारे पर लाया, बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को किनारे पर लाया, वरना समुद्र ने मुझे बार बार डूबने का मौका दिया। तो मैं चाहता तो फिसल भी जाता, लेकिन फिसलना नहीं था, किनारे पर आना था। फिर वो जजमेंट आया, उस दिन मंदिर गया। सबसे पहले मंदिर के पुजारी को मेरी कोई जानकारी नहीं थी कि इसकी लाइफ में क्या है, क्या इसके साथ चल रहा है। वे अंदर थे रूम में, मैं हाथ जोड़ के पूजा करके मत्था रख के मंदिर से निकल रहा था। तो पंडित जी बोले, सुनना बेटा। मैंने कहा हाँ जी। वे मुझे प्रसाद के रूप में 1 लड्डू भी दे सकते थे। पहली बार कोई व्यक्ति इतना मेरा संवाद उनसे नहीं हुआ। पूरा मिठाई का डब्बा उन्होंने मुझे लड्डू का दिया और ये कहा कि इसे बांट देना सबको। जाने से पहले ही जजमेंट पे, जजमेंट आने वाला उसके पहले ही, जजमेंट की जैसे आज तिथि है, कोर्ट में जाना है, तो मैं उससे पहले मंदिर गया। हाँ। और उनसे कोई संवाद नहीं, ना कोई केस की जानकारी, कुछ नहीं। वाह। और मैं पूजा करके निकला तो भी अंदर रूम से एक, बेटा सुनो ये पूरा मिठाई का डब्बा है, ये बांट देना जाने से पहले, जहाँ भी जा रहे हो तुम, सब शुभ होगा। तो वे लड्डू याद आते हैं, पंडित जी की बात याद आती है। तो जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो सब चीज़ पॉजिटिव होनी आपके आसपास शुरू हो जाती है। भगवान है मतलब। बिल्कुल है, साक्षात। बिल्कुल है। भगवान का मतलब क्या है? जब कोई आपका हाथ छोड़ता है, जीवन का एक सच बता रहा हूँ, आपका जब कोई हाथ छोड़ता है तो ये बात तय है, आपके जीवन में भी ऐसा हुआ होगा कि कोई ना कोई आपका हाथ पकड़ने, हाथ थामने जरूर आएगा। बिल्कुल। इस बात को आप कभी भी महसूस कर लेना। और जब कोई आपका दुख में, पीड़ा में हाथ थामने वाला आता है तो वो इंसान के रूप में भगवान आता है। तो भगवान खुद नहीं आते, भगवान भेजते हैं किसी को कि जा, अब ये आदमी तुम्हारी मदद। रास्ते कैसे बनते हैं? रास्ते बन जाते हैं। एक ये चीज़ मिसाल दी गई है कि हर चीज़ का तोड़, ये चीज़ ऐसी, ये बात ऐसी थोड़ी। हर चीज़ का तोड़ किस लिए बोला गया? कि जिसकी जितनी आस्था है उसे प्रभु उतना देते हैं, उसका रास्ता ज़रूर निकलता है समस्या का। तो पॉजिटिव रहेगा तभी तो निकलेगा रास्ता। जब टूट जाएंगे, हर चीज़ उस पर अपने ऊपर हावी होगी। मैं एक चीज़ होती है, काश मैंने इस केस पे इतनी मेहनत की, मैंने ये नहीं होना चाहिए था कि काश मैं ये
ये उस पॉइंट पे मेहनत करता, उस चीज़ पे मैं करता। अगर फिर भी कोई मेरे खिलाफ फैसला आता तो फिर मैं उससे भगवान की मर्जी मानता। लेकिन मैं अगर अंदर भी जाता तो वहाँ बैठ कर मैं ये नहीं सोचता कि काश ये कर लेता, तो मैं काश का कोई काम ही नहीं छोड़ता। वाह। और जब तक कोई काम नहीं होता, मेरी आदत भी है, वो काम छोटा हो बड़ा हो, अपना हो या किसी और का भी हो, किसी ने काम बताओ मेरा काम है, 10 बार जाना पड़ो 12 बार जाना पड़ो, जब तक वो काम नहीं होगा वो खुद को चैन नहीं मिलता। तो काम होना चाहिए। कौन से कोर्ट ने किया आपको बाइज्जत बरी? ये माननीय न्यायालय मुजफ्फरनगर में मुझे। अच्छा, कैसा फील हुआ था उस वक्त? 12 वर्षों से नहीं रोया था मैं। जेल में जो रोया था उस टाइम पे, जो पीट आई हुई थी उसी दौरान रोया था। उस बीच में तो मैं बिजी इतना रहा कि मैं कभी रोया नहीं। लेकिन माइंड का एक इमोशनल पार्ट मेरा बरी होने के बाद जब मैं रूम पे आया, मन हल्का महसूस हुआ। और मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, 12-15 दिन तक लगातार रोया। हर वो तस्वीर देख के, हर जिसने वो सहयोग की छोटी सी भी आहुति मेरे जीवन में दी, हर उस व्यक्ति का किरदार देख के, अपने जीवन में महसूस करके, तो ऐसा आया कि मैं इनका मतलब हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। और मैं उनका वो एहसान उतारना भी नहीं चाहता, मैं उस एहसान में जीना चाहता हूँ। वाह। इसलिए कहा ना कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तो कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आते हैं जैसे धरती पे भगवान उतर आए। और जब अकेलापन फील होता था सब कुछ होते हुए, मैंने एक लाइन लिखी थी अपने ऊपर जो आपको किसी किताब में लिखी हो, मैंने और भी कई इंटरव्यू में बोली। अकेलापन का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ है। मैंने झुग्गी झोपड़ी में कुछ बच्चे देखे, उन्हें देख के मैं ये सोचता था अमित इनका भी जीवन है, कम से कम पढ़ भी रहा है तो वो कर लो। तो मैंने वहाँ से भी लाइनें उठाई उस झुग्गी झोपड़ी से अपने ऊपर लागू करने के लिए कि मैं अनाथ हूँ। मैं क्योंकि जीवन में कुछ नहीं था, परिवार का प्यार नहीं था, आर्थिक सपोर्ट नहीं थी, ना खाने की व्यवस्था थी, ऊपर से इतना बड़ा मुकदमा। मैंने वो लाइन लिखी थी कि मैं अनाथ हूँ, मैं गुजरा हुआ हालात हूँ, और महकूंगा एक दिन मैं भी अपनी खुशबू से, क्योंकि मैं खिलता हुआ गुलाब। इतना सुंदर लिख लेते हैं आप। और फिर सितंबर 2023 के बाद क्या क्या पाते चले गए? 27 सितंबर 2023 वो लाइफ का एक बहुत अच्छा दिन है, सुनहरे अक्षर में ये मानूं कि उस दिन जन्मदिन मानूंगा आप। सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, उस दिन तो वो दिन ऐसा है कि उसे मैं कभी बोले नहीं पाऊंगा। बड़ा अच्छा दिन था वो, उस दिन मतलब बहुत अच्छा दिन था। जिसकी सुबह में गम था, शाम में खुशी थी, ऐसा दिन था वो। है ना, जैसे कभी खुशी कभी गम, तो ऐसा दिन था 27 सितंबर को। सुबह गम था और फिर मैं आया, ये चीज़ें हुई। फिर उसके बाद सबको जानकारी थी मेरे संघर्ष की, काफ़ी मीडिया के परिचित लोग भी थे मेरे, वे बार बार मुझे कहते थे कि आवाज़ बाहर आनी चाहिए। मैं शांत रहता था। एक दिन मेरे पास आए श्रीपाल तेवतिया जी, उन्होंने ETV भारत से उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बचा, ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे, पीपल ऑफ इंडिया, सारे प्लेटफॉर्म पे फिर सबने संपर्क किया मेरे से। अगर सुख मिला वो भी ईश्वर की इच्छा है, दुख मिला वो भी ईश्वर, उसमें जीना मत छोड़ो, ना भागो उससे। भागना किसी चीज़ का समाधान है, उसे फेस करो। फेस करने से आप कुछ ना कुछ जरूर पालोगे, हासिल करोगे। 26 की रात को नींद आई थी? नहीं आई थी। नहीं आई थी ना? 26 की रात तो 1 घंटे भी नींद नहीं आई थी। और दिन मैं 9 बजे कोर्ट में जाता था, उस दिन तो 5 बजे ही नहाने के बाद बिल्कुल तैयार बैठा था। वो रात मतलब ऐसी रात थी बहुत। और उस रात में बहुत अपने सबसे खास कहो या सबसे करीबी कहो या कोई भी कहो, या जो ईश्वर रूपी लोग होते हैं, सबकी दुआएं, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए थे सबकी। और दोस्तों की बात बताऊं, जब जजमेंट आने वाला था, मेरे किसी दोस्त ने जब तक जजमेंट नहीं आया था खाना तक नहीं खाया था। आज वो वहाँ पे गया हुआ है। तो उनका भी देखो कितना लगाव है और कितना अटैचमेंट है। तो मुझे लंबे समय तक मैं उनके बीच में रहा, उनके बीच में सुख दुख के संबंध रहे। अब मेरा अच्छा समय आया। अब मैं उन लोगों को ऐसा नहीं कि मैं
ये कह दूँ कि अब अच्छा समय अब मैं अकेले, मेरा सुख भी उनके साथ ही बीतेगा जीवन का और दुख भी उनके साथ ही बीतेगा, और मैं जीऊँगा भी उनके लिए, और ना मैं उनका कोई एहसान कभी उतार सकता, ना मैं उतारना चाहता हूँ। जिसने भी मेरी मदद करी उनका सबका दिल से धन्यवाद। और फिर क्या क्या किया और क्या क्या नई नई चीजें करी अपनी जिंदगी में नई नई जो आपने चीज़ें, कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये शायद हाँ पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे मुझे कभी टीवी सीरियल देखने का मौका नहीं मिला। हम्म। आपको भी जानकर आश्चर्य होगा, आजकल जो नाटक देखते हैं तो रवि दुबे का नाम सब जानते हैं। मेरे पास रवि दुबे जी का मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, मेरा मोबाइल नंबर मांगा, बातचीत की उन्होंने कहा कि मैं अमित रवि बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी मैं तो नहीं जानता आपको। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि मैं रवि दुबे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं अब भी नहीं जानता आपको। उन्होंने कहा है नाटक देखते हो? मैंने कहा नहीं, अपनी जिंदगी नाटक हो रही है। उसके बाद फिर कह रही आपने वो सुना गाना, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। मैंने कहा वो तो सबने सुना। कह रही सरगुन को जानते हो? मैं उन्हीं का हस्बैंड बोल रहा हूँ। मैंने कहा अब पहचाना जी। ओह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भारत कहाँ पहुंच गया, वाओ, बीवी के नाम से पहचान लिया आपने। तो अच्छी बात है, किसी की पहचान पत्नी के रूप से होनी चाहिए और बिल्कुल। किसी की पति के रूप से होनी चाहिए। उनका बॉन्ड है आपस का, और दोनों की जोड़ी अच्छी जोड़ी है। बहुत ही सुंदर। मेरी शुभकामनाएं उन दोनों को। मुझे उनसे मिलने का अवसर प्रदान मिला। बहुत अच्छे साफ हृदय के हैं दोनों। बड़ी स्नेहपूर्वक मुलाकात हुई थी मेरी उनसे मोहाली में। 5 जनवरी 2024 को मुलाकात हुई थी मेरी उनसे मोहाली में, जमाई राजा के सेटअप पे। अच्छा जी। वाह। और फिर और किस किस से मिले? उसके बाद मुंबई भी जाने का मौका मिला मुझे। जेठालाल जी से मिला, बबीता जी से मिला, उन सब से तारक मेहता के पूरे कास्ट से मिले। वाह। हाँ जी। बहुत सारे फ़ोन आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से फ़ोन आए, टेडेक्स पे बुलाया गया, बहुत सारी जगह, फरीदाबाद में बुलाया गया। और इस बीच में बहुत सम्मानित व्यक्तियों से मिलने का मौका मिला जिनका मैं नाम सुनता था, जिनकी वीर गाथा के मैं किस्से सुनता था बचपन से, कि कारगिल युद्ध में एक ऐसे भी जवान हुए जिनका 18 गोली लगी हो, और सौभाग्य से उनके साथ मुझे मंच साझा करने का मौका मिला कैप्टन योगेंद्र यादव जी से। उनसे भी मिला मैं, मुझे जानते हैं, आज मेरी अच्छी उनसे नमस्कार है। दिनेश रघुवंशी सर के आशीर्वाद से मैं उनसे मिला। दिनेश सर ने मेरी मुलाकात कराई थी। दिनेश जी भी एक जानी पहचाना नाम है। भारत विश्व में वे माँ के ऊपर सबसे ज़्यादा कविताएं लिखी, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। तो ऐसे ऐसे अनुभवी, ऐसी ऐसी हस्तियों से मिलना मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। अच्छे लोगों को संजो कर रखना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से भी यही कहूँगा कि लाइफ में चाहे इंसान कम रहो, लेकिन वो हो आपके साथ अच्छा। वाह। और अब आपका जहाँ आप रह रहे हो वो कितना बड़ा है? घर अब तो काफी बड़ा है। फ्लैट है। कैसा फील होता है? अच्छा होता है। सजाया उसको खूब? हाँ हाँ, अपने पसंद की चीजें रखी हैं। क्या क्या खरीदा अपने लिए? जो अपने, एक होता है ना बच्चे का शौक, 18 साल में, कहते हैं 18-19 साल की उम्र में लड़कों का शौक एकदम पीक में होता है ना? तो तब जो मन मारा, फिर किए 18-19 साल वाले शौक पूरे? अब वो उम्र ऐसी जगह खड़ी है कि अब चीज़ों की अभी क्या उम्र है? अब 32-33 साल। यंग हो। तो वो चीज़ें अब हो रही है धीरे धीरे शौक, और जिएंगे शौक से तो जीना ही चाहिए। जिंदा दिली की पहचान होती है शौक। तो निराशा के भाव में तो नहीं जीना चाहिए, उमंगता में जीना चाहिए, उत्सुकता में जीना चाहिए। आपको वो फीलिंग आनी चाहिए, चाहे आप खा रहे हो, चाहे आप कपड़ा पहन रहे हो, चाहे आप चल रहे हो, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो। उमंगता रहनी चाहिए, इसमें जोश रहना चाहिए, मन खुश रहना चाहिए। वाह। आपने मुझे एक बार, याद है, फोन पे गाड़ी की स्टोरी सुनाई थी। आपकी गाड़ी कैसे आई? बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। हाँ, वो शेयर करेंगे? गाड़ी लेने का भी एक किस्सा चमत्कार से ही मानता हूँ मैं तो। पैसे की कोई व्यवस्था नहीं,
एक भी पैसा पास नहीं, और बात हो रही है गाड़ी लेने की। मैं अपना फ़ोटो भेजा, अक्सर भेज देते हैं आदमी, भैया को भेजा मैंने, भैया है मेरठ में हमारे। उन्होंने कहा कि अमित कहाँ हो तुम? मैंने कहा भैया मैं तो धनोल्टी जा रहा हूँ। करे वापस आ जाओ, हम भी यहीं हैं। गाड़ी देखने गए वहाँ पर महिंद्रा के शोरूम पे। गाड़ी जो लेनी थी वो भैया के दोस्त को लेनी थी। फिर गाड़ी में बैठ के मैं भी गया थार में, मुझे अच्छा सा फील हुआ, लेकिन पैसे नहीं थे तो मैं अपनी बात दबा गया दिल में ही। लेकिन पता नहीं वो प्रेरणा कहाँ से आई, अंदर से आवाज़ निकली कि ले लो गाड़ी। जब वहाँ शोरूम पे थे तो मैंने कहा एक मेरी बना दो कोटेशन, तो वे मेरी तरफ को देखे, ये तो बड़ी हिम्मत जुटा। तो जैसे ही मैं कहा कि फिर भैया ने भी कहा कि तुम ले लो गाड़ी। मैंने कहा भैया पैसे नहीं है। उन्होंने कहा हम तो है, बस इतना ही काफ़ी होता है कि हम तो है। वो अवस्था फिर परमात्मा अपने आप करा देता है। वाह, इतना यदि कोई कह देता है ना कि हम है, वही तो नहीं कहते। और फिर और इसमें इधर से तो भैया ने बोल दिया कि हम हैं, और कुछ मेरे पास थे, कुछ और हमारे जो और भैया है, सबने सहयोग करके, मतलब सभी के सहयोग से गाड़ी आ गई। गाड़ी अब चल भी रही है और अच्छा आनंद आ रहा है जीवन में। वाह 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 वाह। और अब सब वेट कर रहे हैं कि अमित शादी कब करोगे, अमित शादी कब करोगे? वो भी मैंने बताया ना, जो ईश्वर की इच्छा होगी उसमें हाँ, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, लेकिन बिल्कुल जो ईश्वर ने लिखा होगा, ईश्वर का फैसला होगा तो जरूर करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं और करेंगे? नहीं होगा तो अरे क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आगे तो सब अच्छा ही होना है। जी जी जी। हाँ, तो अमित एज एडवोकेट अभी आप जो काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं जो आपको लगता है कि मुझे ये करना है या ये नहीं करना है? एक होता है ना सिक्स सेंस, जो मुझे लगता है आप में काफ़ी डेवलप्ड है। आपके लाइफ के जो चुनाव हैं उससे बहुत ही एविडेंट है कि आपको बहुत सोच समझ के पता चल भी जाता है कि एक क्या। केस मेरे पास अभी ऐसा आया था जनपद शामली का। उसमें एक छोटी बच्ची, दुधमाऊ बच्ची, जो दूध अपनी माँ का दूध पीती थी, 6 से 7 महीने की बच्ची थी वो, और उसकी माँ को उन्होंने जला के मारा था। वे मेरे पास बेल के लिए आए, लेकिन आत्मा से एक मन की आवाज़ निकली कि सब कुछ पैसा नहीं होता। मैंने उस केस में स्पष्ट रूप से मना कर दी कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो जो केस मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाले रहते हैं, तो उन केस में मैं कभी वो नहीं करता हूँ। वो आभास हो जाता है। जैसे कोई एक 5 साल की बच्ची कितनी होती है, आप अंदाजा लगाइए। एक मुजफ्फरनगर का केस था, उन्होंने उसके साथ रेप किया, दुष्कर्म किया, दारू की बोतल उस 5 साल की बच्ची के मुंह में डाली, और फिर जब उसे गन्ने के खेत में ले गए हुए, और जिसने ये काम किया उसका एक हाथ कटा हुआ था। जैसे आपने पेड़ पे, पौधे पे किसी हम टहनी को काटते हैं, उसके बाद उसमें कुंपल फूटती है, जैसे बोलते हैं नई वो उगती है टहनी। तो जब मैंने उसे जेल में आरोपी को देखा, जिसने चीज़ मतलब जो पेशी पाया जब वो कोर्ट में, तो उसका हाथ कटने के बाद उसके हाथ से दूसरा हाथ निकला हुआ था, और वो हाथ इतना सॉफ्ट था जैसे पैदा होने वाले बच्चे का होता है जैसे। उसने ये घटना को अंजाम दिया था। तो उनकी ओर से मेरे पास सिफारिश भी आई कई बार कि हमारी मदद करो, लेकिन मन ने गवाही नहीं दिया कि मैं मदद करूँ। ऐसा लगता कि उस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी होती। और उस केस में माननीय न्यायालय को भी धन्यवाद है, उसमें फांसी की सज़ा सुनाई गई। वाह। अब मामला हाई कोर्ट में जाएगा। तो अमित, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, जी। ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ ऐसी खबरें हैं जो सुन के आपका जैसे खून खौला हो, या ऐसे कि अरे ये क्या हो रहा है, या दुख हुआ आजकल हो? सबसे जो बड़ी मैं वजह मानता हूँ, मैं फैमिली मैटर बहुत आते हैं, और आप उनकी जब काउंसलिंग के दौरान में पुलिस का और वकील का एक आपस में, पुलिस और वकील भाई भाई है, विचारधारा लगे। जब हम उन केस में जाते हैं
उनकी काउंसलिंग भी सुनते हैं जो थाने में की जाती है, कोर्ट में मीडिएशन किया जाता है। आप ये समझो कि मैच्योरिटी का लेवल इतना स्तर गिर चुका कि एक कप चाय के ऊपर भी तलाक हो सकता है। मैंने कोर्ट में कई केसों में देखा। हस्बैंड वाइफ गाड़ी में बैठे, उनकी वाइफ ने जो है एक कप चाय मांगी, हस्बैंड की ओर से ये कहा गया कि अभी रास्ते में कोहरा है, दिख नहीं रहा है कुछ, आगे जाके चाय मैं पिला दूंगा। जब उसने चाय पिलाई तो उनकी वाइफ ने वो कप फोड़ दिया। तो गलती दोनों की रहती है, कह सकता एक चीज़ पे वो नहीं हो सकता। मतलब आप ये है कि मुद्दा क्या है एक कप चाय का, आप ये देखिए, बात मुद्दे की हो रही है। तो ये चीज़ें हो रही है समाज में। हम किसी भी मुद्दे पे लड़ सकते हैं, हमारा मूड खराब होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों पे तलाक हो रही है। कैसा फील होता होगा ना। तो ये सब फील होने के बाद तो आज तक हम अपना डिसीजन नहीं ले पाए कि शादी करूं कि रहने दूं। हाँ, चीज और देखता हूँ मैं, शादी में किसी ने 10 लाख रुपए खर्च किए तो वे झूठ की स्टोरी ऐसी पटकथा बताएंगे आके वकीलों को भी, पुलिस को, कि हमने इतना खर्च किया था। मैं मानता हूँ किसी लड़की का घर टूटता है तो उसकी लाइफ एक तरह से काफ़ी उतराव चढ़ाव आते हैं, लेकिन बहुत से केस में तो बेशर्मी की इतनी हदें पार होती है कि बेटे की कीमत लगा देते हैं कि इतने चाहिए हमें तो। और आप एक इसमें फैमिली मैटर की बात, लेकिन कानून है, प्रक्रिया है। एक केस में फैमिली मैटर में सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, हस्बैंड का और सास ससुर का नाम तो आएगा ही आएगा, बहन का नाम, बहनोई का नाम, मौसी का नाम, मामी का नाम, मामा का नाम, पूरे गांव का लिख देंगे, पूरे धीरे गांव का धीरे। लिखवा देंगे। बाद में विवेचना में वे नाम निकलते हैं, सबको पता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए जो हाँ, सबको फंसा देते हैं। सबको फंसा देते हैं। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए कानून। दुरुपयोग तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और रेप केस की बात बताऊँ आपको, 90% घटनाओं में अगर आपको ये महसूस करना हो कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे समाज में सुरक्षित है, आप 15 मिनट पोक्सो की कोर्ट में बैठ कर देखिए, आपका दिमाग कैसे सन रह जाएगा कि 90% घटनाओं में सारे पड़ोसी मिलते हैं। समाज में शादी कैसी चल रही है तो वो आप फैमिली कोर्ट में जाकर बैठ लो 10 मिनट, एक से एक पढ़ी लिखी लड़की कोर्ट में मिलेगी आपको, और मुद्दे नहीं रहते उनके कुछ। लड़का भी मिलेगा, लड़कों की ओर से लड़की की गलती, दोनों ओर से गलती होती है। बिल्कुल। तो ये समाज में आजकल ये दो चीज़ बहुत बढ़ रही है। अच्छा लगा जान के, आपने इतने आराम से बता दिया मुझे कि ये सब चल रहा है। बिल्कुल। और ये जो आपने पड़ोसी वाली बात बोली है, बहुत ही ऑब्वियस है कि हम जिस पे ट्रस्ट करते हैं ना, या जिसका आना जाना होता है, हमारे घर के दरवाजे खुले रहते हैं। बीमारी होती है पीडोफिलिया, पुलिसिया लैंग्वेज में, कि जब उस 5 साल की बच्ची का रेप हुआ था, मेरा ये सवाल था कि इसकी दिमाग की सोच क्या होगी। तो मैंने किताब में भी पढ़ा और मैंने इसकी जानकारी भी ली। पीडोफिलिया बीमारी ऐसे होती है कि उसमें आदमी रिश्ते नाते सब कुछ भूल जाता है, छोटा बड़ा बच्चा। तो वो ऐसे दरिंदों को तो समाज में रहने का भी अधिकार नहीं है। और इसीलिए मैं ये चीज़ कहता हूँ, एक चीज़ होती है ना कि अनुभव समाज से, इसलिए जब कोई आस पड़ोस में, आप अपने घर में पड़ोसी के बच्चों को भी बड़े प्यार से, लगाव से, बिल्कुल एक बॉन्ड बनता है जब आपस में पड़ोस के रहते हैं। तो ये बात मैं सबसे कहता हूँ कि अपने बच्चों के साथ इतने घुल मिल जाओ कि बाहर का आदमी उनका खराब दोस्त बने, आप ही उनके अच्छे दोस्त बन जाओ। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात बोली है। ये लोग नहीं समझते हैं। तुमसे अपनी हर बात शेयर करे, बाहर बात शेयर करने का उसे मौका ही मत दो। जब बाहर बात शेयर होगी तो दिक्कत होगी। माँ बाप से नहीं करता, परिवार में कोई एक आदमी उसका दोस्त बनो। बाकी अगर आपको माता पिता ही बनना है तो माता पिता बने रहो, भाई कोई तो मेंबर होना चाहिए सर। बिल्कुल। आजकल बात सुनने वाले ही नहीं रहा कोई, सबसे बड़ी समस्या है। मम्मी भी बिजी है सबकी, पापा भी बिजी है, तो बच्चा किससे गए। और एक चीज़ और मैं आपको इंटरेस्टिंग इसमें बताऊंगा, मैं 2-3 बच्चों से सवाल किया। हम लोग जब अपने टाइम पे पढ़ते थे तो यदि हमें ए सेक्शन में ज़्यादातर लड़कियां होती थी, बी सेक्शन में लड़के होते थे, हमें ए सेक्शन में भेजा जाता था। हम बात करते हुए थोड़े से झिझक थी हमारे मन में, एक वो गैप था। और आजकल के बच्चों से जैसे
5 साल का बच्चा हो या 6 साल का, कोई आपका दोस्त कौन है, सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है, बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो सब ने लड़की बताई, कोई तनु बता रहा है। बिल्कुल ठीक। तो चेंज है माहौल। हाँ, बहुत अभी ज्यादा चेंज परसों है। एक केस आया लड़की का, लड़की की आयु थी 14 से 15 वर्ष। मैंने पूछा, उसने अपने पिताजी के खिलाफ तहरीर लेकर आई। वो माता जी उसकी, जब वो 6 महीने की थी, एक्सपायर हुई या तलाक हुआ पिता का, क्या हुआ वो बात का विषय है। वो थाने में रो रही थी और उस बच्चे में इतनी मासूमियत थी कि वो जो सब इंस्पेक्टर साहब सामने बैठी थी, उन्हें ये भी मतलब ये नहीं था कि उनसे बात कैसे करनी है। उनके साथ भी बात ऐसी कर दी, क्योंकि बचपना था ना मन में उसके, जैसे घर में लड़ते हैं, कह रहे मैं नहीं मानने की तेरी बात, इंस्पेक्टर से बोली, दरोगा जी से बोली। तो उसमें मासूम, अब ये भी एक अनुभव के अनुसार उनकी बात को समझ रही थी। अरे अच्छा ये बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें? मैंने जहाँ एक तरफ गैप की बात करी, 8वीं क्लास की बच्ची का पहले दूसरे लड़के के साथ अफेयर था, मतलब उसकी 16 साल भी आयु पूरी नहीं हो पाई, घर से भाग गई वो। 16 साल की कच्ची उम्र रहती है, कोरा लड़की उस टाइम पर कोरा कागज़ रहती है, कोई उसे कैसे भी बहला फुसला लो। जैसे ही 22-23 साल की एज वो पार कर जाएगी कैसे भी, वो फिर बहकावे में नहीं आने की, वो अच्छा बुरा सब जान जाएगी। ठीक बोला, बिल्कुल सही। डिसीजन लेने जाएंगे। ज़्यादातर जो घटनाएं मैं देखता हूँ, 20 साल से पहले अगर उसके जीवन में कोई दाखिल नहीं होता तो सब कुछ ओके है। ठीक बोला, बहुत वैलिड पॉइंट है। और 20 साल के बाद तो अपने डिसीजन सारे खुद लेगी। तो उससे पूछा फिर बताओ भाई क्या करना, तो उसकी दादी भी आई, उसके पिता भी आए। कह रही मैं इनके साथ नहीं जाऊँगी, दारू पी के आते हैं, मेरे पापा मम्मी मेरे है नहीं, अब किसके साथ जाएगी? मैं तो उसी के साथ जाऊँगी। अब नियम नाबालिग है, माँ बाप राजी नहीं है, घर से तुम फरार हो। दरोगा जी भी हंसने लगे कि पिछले साल तो तुम्हारा दूसरा बॉयफ्रेंड था, पिछले साल भी आई थी तुम शिकायत लेकर, मतलब 16 साल की बच्ची की बात बता रहा को फिर कह रही उससे तो ब्रेकअप हो गया था। तो ऐसा भी चल रहा है समाज में। तो बेसिकली घर में प्यार नहीं मिल रहा, तो अटेंशन बच्चे नहीं वो मिल रहा। चीज़ फिर कहीं और शेयर करते हैं, और कहीं और शेयर करने के आदमी इमोशनल टच देगा उसका मिसयूज करता है, क्योंकि उनकी इंटेंशन दूसरी रहती है, उनकी इंटेंशन भावात्मक रहती है कि कहीं से वो प्यार मिले, उस प्यार गलत फायदा उठाते हैं। बिल्कुल सही। क्या 3-4 चीजें होंगी जो आप चाहेंगे कि आगे चल के मुझे अगर ऐसे किसी पोजीशन पे रहूं कि चेंज कर सकूं, तो क्या 3-4 चीजें चेंज करेंगे? चीज़ों के लिए तो आजकल ये व्हाट्सएप की दुनिया का ज्ञान चल रहा है, लोगों ने किताबें पढ़ना बंद कर दिया है, परिवार के लिए किसी के पास समय नहीं है। तो मेरा तो यही प्रयास रहेगा, जैसे आगे भी मैं किसी भी मंच पे जाता हूँ, यही बात कहता हूँ कि जितने हम माँ बाप जो होते हैं पैसे कमा लेते हैं, बिजनेस चल रहे, भट्टे चल रहे, फैक्ट्री चल रही, आप उसे सब कुछ बना दो, लेकिन उस सबसे पहले उसे इंसान बनाओ। आप उसके अकाउंट में पैसे तो ट्रांसफ़र कर रहे हो, लेकिन उसमें संस्कार ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे आप। तो पैसे से ज़्यादा संस्कार ट्रांसफ़र। पैसा तो मेरे पास भी नहीं था, लेकिन मुझे ये चीज़ पता था कि ईमानदार बन के रहना। ईमानदारी में बहुत ताकत है। ईमानदारी की चैन इतनी लंबी होती है कि वो आदमी को बहुत आगे ले जाती है, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद मिलता है। तो ये भी अंदाज़ा नहीं रहता कि आपकी चैन कितनी दूर तक टूट जाएगी। और किसी पोजीशन पर रहा, एक चीज़ आती है कि बात को हम बोलने से ही तो समाज में मैसेज दे सकते हैं। भाई हमने आज दो मुद्दों पे बात रखी। सबसे ज़्यादा आने वाला टाइम जो मैं सोचता हूँ कि अब से 8 से 10 साल बाद ये फैमिली मैटर भी सबके ख़त्म हो जाएंगे। आने वाले 8-10 साल में ये पूछा जाएगा कि आपके घर में स्वस्थ आदमी कौन है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ, क्योंकि घर में कोविड के बाद कह लो कुछ में, हर घर में दिक्कत है। किसी को उसकी जानकारी हो पा रही, किसी को नहीं हो पा रही, बहुत उस चीज़ में। तो स्वास्थ्य का भी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात है। और अमित, गाना गाते हो आप, राइट? हाँ, लिखते हो? लिख भी लेता हूँ, गा भी लेता हूँ।
शायरी भी लिखते हो, अभी तो एक शायरी सुनाई थी। हाँ तो वो एक सुनाई थी मैंने कि बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को किनारे पर लाया, बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को किनारे पर लाया, समुद्र ने मुझे बार बार मौका दिया डूबने का। तो लंबा समय था वो, लोगों के ताने भी आते थे कान में। आदमी की इज्जत नहीं होती, आदमी की परिस्थिति की इज्जत होती है। जो लोग कभी कभी मेरे जो ताने मारते थे आज मेरा नंबर मांगते हैं। वाह। तो ये परिस्थिति की इज्जत होती है, मेरी कोई इज्जत नहीं है कि मैं सोचने लूँ। मैं तो आज भी वही हूँ, कल भी वही था। तो चाहे ऊंचाई कितने भी मिलो, लेकिन वो जो अपने दिन है, अपने दिन को जो व्यक्ति याद रखता है तो उसे निश्चित रूप से। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, भगवान शिव को तो मैं मानता हूँ, लेकिन मंदिर में मैं कम जाता हूँ थोड़ा सा। मैं चांद की और सूरज की रोज़ पूजा करता हूँ, बाकी मंदिर में जब मेरा मन करे तब जाता हूँ। रोज़ नहीं जाता। चांद और सूरज बहुत और इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और ये उनसे भी कभी अपने लिए भी नहीं मांगता। ये जब तक मैं याद है तब से बोलता हूँ ऊपर को देखते हुए कि मुझे भगवान सबकी मदद कराना। तो प्रकृति और प्रवृत्ति लौटाती जरूर है, वो रखती किसी का नहीं है साहब। जब मन आपका साफ होगा तो आपको सब कुछ मिलेगा। और मैं पहला ऐसा आदमी हूँ, जब किसी के साथ ऐसी घटना हो जाती है कोई बैठाना पसंद नहीं करता। मुझे भगवान ने हर अच्छा इंसान वो दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मेरे से अव्वल दर्जे के लोग दिए। मैं तो अपना आपको जीरो मानता हूँ कि शून्य से मिली मुझे प्रेरणा, और शून्य ने ही मेरे अंदर आशाओं की किरण पैदा की है। एक जीरो आदमी, एक जो आदमी फर्श पे खून से लथपथ होकर फर्श पे लेट रहा था, जब उसे 3rd डिग्री दी जा रही थी, जब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, 18.5 साल का लड़का ये कह रहा था कि साहब आप मुझे गोली मार दीजिए। तो जो लोग आजकल के बच्चे 2 दिन बात करने से आई लव यू बोलते हैं, आई लव यू क्या होता है? इंसान, मेरा ये मानना है, सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करता है, किसी दूसरे से वो कर ही नहीं सकता। सही है, मैं इम्प्रेस्ड हूँ, आपको जल्दी पता चल गया। आप देखो मंजर कैसा होगा कि मेरे पैर से खून रिस रहा है, मेरी पीठ से खून रिस रहा है, मेरे यहाँ पे शॉट्स दिए, करंट लगाया गया, नाखूनों को मेरी सर्फ का पानी डाल दिया गया उसमें 3rd डिग्री में, जो उनकी चेयर होती है, पैर ऊपर हो जाते हैं, ये नीचे को ऐसे करते हैं। फिर उस फर्श पर दौड़ने के लिए बोला जाता है, दौड़ते दौड़ते पैर सूझे गिर जाता है आदमी। जब बर्दाश्त न कर पावे तो ये कहते हैं साहब आप मुझे गोली मार दो। तो उस गोली मारने के शब्द से और आज आपके सामने बैठना और उस बात को बताना, तो आप मुझे बताइए कि उस टाइम पे जब ये यातनाएं झेल रहा था, मैं यातनाओं का दंश में झेल रहा था, कोई कितना भी प्यार करता हो, किसने ये तो नहीं कहा कि 2 लाठी मेरे मार दो, उम्मीद किससे की, जो जिसके। तो इंसान बीती मेरे ऊपर थी ना, सब है। जो ये कह रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप गोली मार दीजिए, तो ये मैं वहाँ से ये बात बोलता हूँ मैं हमेशा। तो अमित, आगे आपको लगता है आपके कहानी के ऊपर मूवी बननी चाहिए? कभी आप सहमति देंगे इस चीज़ की? नहीं, मैं सहमति दे चुका हूँ। अच्छा, आप दे चुके हैं? जी। अच्छा, वाह। इस साल के अंत में। अभी मैं अपने मुंह से तो नहीं बोलूँगा क्योंकि औपचारिक हाँ घोषणा हाँ, नहीं होना बिल्कुल भी बाकी नहीं, है। हम इंतज़ार करेंगे। और संभवतः आपको बहुत ही जल्द से जल्द हो वो सकता है अगले महीने या उससे अगले महीने अनाउंसमेंट आपको पता चले हमें। देखने को वाह, मिले। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया, तो जब मैं आई थिंक 9th में थी या 10th में, हमारी इंग्लिश की स्टोरी बुक में एक कहानी थी, जिसमें उस कहानी का नाम था गॉड सीज द ट्रुथ बट वेट्स। लियो टॉल्स्टॉय की स्टोरी थी। और जब ये क्लास में पढ़ाया जा रहा था ना, तो हम सब भाव विभोर हुए और इतना छू गया दिल को। वो कहानी आपसे मिलती जुलती थी कि उसको कन्विक्ट किया गया। जो भी उसमें किरदार था वो एक साहूकार था, और वो कहीं जाता है और कोई झूठ बोलकर या फंसाकर उसको जेल में डलवा देता है। ज़रूर पढ़िएगा, मैं आपको भेजूंगी वो कहानी। उस पर मूवी भी बनी बाद में चल के, शॉशैंक रिडेम्पशन, बहुत लोगों ने देखी। 1994 की मूवी है। उस पर एक नॉवेल लिखा गया जो 1982 में रिलीज़ हुई। मतलब इतना सब कुछ हुआ उस कहानी के आसपास। उस कहानी की जो एंड है, क्योंकि मैं उसका एंड भूल गई थी, आपसे बात हुई, मैंने वापस से वो स्टोरी ढूंढी,
दोस्तों से मंगवाया, वापस से पढ़ा, 4 बार पढ़ा, कल रात को भी पढ़ा। बहुत फ़र्क है आपकी स्टोरी और उस स्टोरी में। उस स्टोरी में वो गिव अप मार देता है वो इंसान। 26 साल वो जेल में रहा। एंड में वो उस इंसान से मिलता है जिसने उसको फंसाया होता है, वो भी उसी जेल में आता है। उसको पता चल जाता है कि यही था वो जिसकी वजह से आज मैं हूँ। पर उसके पास जाने के लिए कहीं नहीं होता क्योंकि उसकी बीवी गुजर चुकी होती है, बच्चे भूल चुके होते हैं। तो एक तरीके से वो भगवान को सरेंडर कर देता है। मैं बोलता हूँ कि जब आप लंबे समय तक दुख में रहते हो तो आपको खुशी भी महसूस नहीं होती। नहीं तो होती। ये लाइन मैंने बोली थी। यस। तो वो जो कैदी होते हैं, जो जिसने सचमुच में किया होता है, उसका वो भला तब भी करता है, वो तब भी बदमाश होता है, ये उसे बचाता है। और फिर वो जाकर कन्फेस कर देता है कि मैं ही था, इसको छोड़ दो, 26 साल गुजर गए हैं। पर जब तक वो खबर आती है कि इनकी रिहाई होगी, तब तक वो उसकी डेथ हो चुकी होती है। तो बहुत ही मोटिवेशनल हैं आप, और मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि पहली बार ये 4th एपिसोड में ऐसा हुआ है कि मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे बस मन किया कि सुनूं और सुनते रहूं। और कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि रह गया या आपको शेयर करना चाहिए? देखो, आप मेरे से जितनी देर बात करोगे हर बार नई बात निकलेगी। वो 12 दिन का सफ़र नहीं था, 12 साल का सफ़र। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। मैं लगातार कई दिन तक इस पे बोल सकता हूँ, कई दिन तक। यदि मैं किताब भी लिख रहा हूँ अपनी, तो किताब भावनाओं में जब आदमी डूबता है, आपने देखा होगा बोलते हुए कि जब मैं उस अपनी यादों के झरोखे में, वे अपनी आंखों के सामने, वे मेरे सामने दरस से तैरते हैं, तो मैं हूबहू वही शब्द बोलता हूँ कि उस दिन जब 24 अक्टूबर 2011 समय 8 बजे जब मुझे उस हवालात के सामने ले जाया गया, तो आलू भुजिया की सब्जी बनी थी थाने में। मेरे यहाँ तक याद है किसकी नेम प्लेट का क्या नंबर था, सब पुलिस वालों को याद है, किसने कितना टॉर्चर करा, सब याद है। लेकिन बदले की भावना नहीं है मन में। बदले की भावना कलम से लेने वाले आदमी। तो भगवान ने उनके साथ भी इंसाफ किया, किसी कोई सही से नहीं रह पाया। बिल्कुल, ये तो होता है। तो परमात्मा पे छोड़ो, सब अच्छा होता है। तो इस एपिसोड का अंत आपके एक गाने से करें? हाँ बिल्कुल। अपने मेरा मानना यह है कि अपने दिल की बात किसी ऐसे इंसान को नहीं बतानी चाहिए जो आपकी फीलिंग की, आपकी भावनाओं की कदर ना करे। बिल्कुल सही। और उस बात को सुन के कहीं और शेयर करे, उसकी मजाक बने, आपके दुख का उपास उड़ाए, तो ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो उसी आधार पर 2 लाइनें। अब लाइन ऐसी बोलनी है गाने के। बोल भी सकते हैं, और पहले बोल दीजिए फिर गा दीजिए। ठीक, तो मैं गा ही लेता हूँ, फिर बोल। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ऐसे वैसे के सामने यूं दिल का राज ना खोलिए, किसी ऐसे वैसे के सामने यूं दिल का राज ना खोलिए, बड़े दिल पे बोझ अगर, बड़े दिल पे बोझ अगर अकेले में जाकर रोइए, किसी ऐसे वैसे के सामने। अब नाम तो किसी का भी आ सकता है, भगवान का भी आ सकता है, माँ का भी आ सकता है, आप जिससे प्यार करते हो उसका भी आ सकता है। तेरा नाम, तेरा नाम आया तो हंस दिए, तेरी याद आई तो रो दिए, तेरा नाम आया तो हंस दिए, तेरी याद आई तो रो दिए। और जो कहते थे अमित ऐसा है, अमित ऐसा है, उनके लिए लाइन है। मेरा ताना, मेरा ताना देने से पहले अपना दिल भी टटोलिए, किसी ऐसे वैसे के सामने यूं दिल का राज ना खोलिए, बड़े दिल पे बोझ अगर अकेले में जाकर रोइए।
पर बहुत ही सुंदर। आपको लगता है अमित कभी आपको गाना भी गाना चाहिए, पैरेलल प्रोफेशन? इतना सुर ताल बिना म्यूजिक के मजा आ गया। थैंक यू सो मच कि आप आए। और मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि मुझे ना सब पूछते हैं कि अब कौन सेलिब्रिटी आएगा, क्या होगा, तो मैं उनको यही बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि कुछ भी उम्मीद मत रखिए कि ये आएगा कि वो आएगा। बस वो आएगा जो अपनी बातों से दिल को छू जाएगा, यही जरूरी है। सो थैंक यू सो मच।